गुजरात में गांव है भाभर, तो वहां पे तो मतलब दिन में फ्री बैठे होते हैं तो चप्पल उछाल लेते हैं। यहाँ तक कि कोई प्रेग्नेंट औरत निकलती है तो वो बोल देते हैं भाई 1 महीने बाद ये माँ बनने वाली है। बोले इसका लड़का होगा कि लड़की होगी? बोलेगा चल भाई तू लगा ले 10,000 रुपया, इसको लड़का ही होगा। बोले चल लग गई, नहीं लड़की होगी। तो ये रियलिटी है, ये मैं कोई चीज हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि बिग बॉस नाम की एक चीज होती है जिसपे सट्टा लगता है, मतलब के करोड़ 2 करोड़ 5-10 करोड़ भी लग सकता है अगर आप 10-20 जगह लगाओ तो। मान लो कि किसी बुकी के पास कंटिन्यूस लगा वाली आ रही है तो वो क्या करेगा, सोचेगा यार मेरे तो 5 करोड़ जा ही रहे हैं, चलो ना 3 करोड़ खर्च कर देता हूँ। तो 3 करोड़ में आप कितने वोट पड़वा सकते हो सामने वालों को। और इसी आजकल वोट पड़वाना कि यूट्यूब के व्यू पे भी चल रहा है कि इस गाने के व्यू अच्छा, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे भी जुआ चल रहा है आजकल। तो कि मूवी कितना कलेक्शन करेगी। पुष्पा 1500 करोड़ कितने दिन में पार करेगी, और उसको भी इंडिया में चलाया जा रहा है लीगली एज अ गेम ऑफ स्किल। भाई पुष्पा कितने करोड़ पार करेगी, ये कैसे गेम ऑफ स्किल हो सकता है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। इस एपिसोड में बातें हुई हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही राज खोलने वाली चीज़ें हैं, शेयर मार्केट की, बैटिंग की, जुए की। और हम किसी भी तरीके से इन चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बस जो समाज में चल रहा है वो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इस एपिसोड का पार्ट 1 आपने देखा ही होगा अमित मजीठिया सर के साथ। ये है उसी वीडियो का पार्ट 2। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। सर ये तो आजकल चल रहा है, जो हम लोग भी देख रहे हैं, जब भी हमने डिस्कस किया कि हाँ व्यूज़ के ऊपर सट्टा है, बिग बॉस के ऊपर सट्टा चल रहा है। आप एक कुछ ऑफ कैमरा कुछ बातें बता रहे थे कि जिस जगह से मैं आता हूँ, मैंने जो चीज़ें देखी है, हाँ जी। मैं वो स्टोरी जानना चाहता हूँ। उस टाइम पे किस किस तरह से जी आपके व्यूअर में शायद गुजराती व्यूअर बहुत होंगे, आगे जाके भी होंगे, तो वो जानते होंगे कि गुजरात में गाँव है भाभर। आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो उसका नाम ही है कि गैम्बलिंग सिटी ऑफ इंडिया। तो अब बच्चा अपनी माँ के पेट से ही लोग बोलते हैं कि जुआ सीख के आता है, वहाँ का पानी ऐसा है। तो वहाँ पे तो मतलब दिन में फ्री बैठे होते हैं तो चप्पल उछाल लेते हैं। या मान लो कि 3 दोस्त खड़े हैं कि भाई अभी जो गली में से गाड़ी गुजरेगी वो व्हाइट होगी या ब्लैक होगी। यहाँ तक कि कोई प्रेग्नेंट औरत निकलती है तो वो बोल देते हैं भाई 1 महीने बाद ये माँ बनने वाली है। बोल इसका लड़का होगा कि लड़की होगी, इसका ये भाव है। ऐसी चीजों जी बिल्कुल बिल्कुल। और उस जमाने में कितना भाव लगता था इस चीज़ पे, कितना मतलब कि यार वो एक तरह से 2 दोस्त है, बोलेगा चल भाई तू लगा ले 10,000 रुपया, इसको लड़का ही होगा। बोले चल लग गई, नहीं लड़की होगी। तो ये रियलिटी है, ये मैं कोई चीज़ हवा में नहीं बोल रहा हूँ। इवन आप इसको कंफर्म कर सकते हो गुजरात में किसी भी लोगों से। तो ये छोटे जैसे यंगस्टर हो गए उस गांव के, वही कर रहे हैं, बूढ़े भी कर रहे हैं? अरे उस गांव में यंगस्टर हो गए, बूढ़े हो गए, औरतें हो गई, सब होता है। अच्छा। इवन आप देखो गुजरात में क्या है, जैसे नॉर्थ इंडिया में दिवाली में लोग पत्ते खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, ठीक है। गुजरात में क्या होता है, हमारे यहाँ सावन कल्चर होता है कि जो श्रावण मास भगवान शंकर का होता है ना, लोग उसमें पूजा ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ पूजा का तो कम होता है, पूजा भी करते हैं लोग, लेकिन जुआरी लोग 30 दिन जुआ खेलते हैं। इवन जो मतलब नहीं भी खेलता ना, वो 2 दिन तो खेलता है, सातम आठम जन्माष्टमी, और उसके 1 दिन पहले शीतला सातम होती है, उस दिन उसने खेलना ही खेलना है। मतलब औरतें, बूढ़े, बच्चे, बुढ़ी, 70 साल की औरत भी खेल रही है। ऐसा क्यों? मैं भी अपनी लाइफ का पहला पत्ता ये बता दूं सावन में ही खेला था। अच्छा। और मैंने देखा था सडनली आधी रात को मैं सो रहा था। खैर मैंने ये सीन अपनी वेब सीरीज के लिए बचा के रखा था, लेकिन आधी रात को मेरी नींद खुलती है तो मेरे मम्मी पापा चाचा चाची वो सब पत्ते खेल रहे थे। कुछ कॉइन्स 50 पैसे के कॉइन, 25 पैसे के कॉइन्स। बोला ये लोग क्या कर रहे हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे बचपन से ही पैसे लेन देन वाली चीज़ अच्छी लगती थी, तो मैं बोला ये लोग क्या कर रहे हो आप लोग। तो बोले श्रावण महीना है, सातम आठम है, मतलब कि जन्माष्टमी है, तो ये शगुन होता है, हम लोग जुआ खेल रहे हैं। मैं बोला अच्छा ये क्या क्या होता है। तो सबने 50-50 पैसे डाले, फिर पत्ते उठाए। मुझे तो खैर तब पत्ते पता ही नहीं थे कैसे खेलते हैं। तो कोई एक जीता, उसने सारे पैसे ले लिए। बोला यार ये तो सही है। तो वहाँ से मैंने जुआ सीखा अपने घर में से। बचपन से ही आपको पैसों किसकी तरफ अट्रैक्शन थी कि जितना दे रहा हूँ ज्यादा आए? हाँ, एक तो देखो गैम्बलिंग प्लस व्यापार। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब मैंने देखा कि मेरे पापा आज सुबह को 8 बजे तैयार होके सर्दियों में गांधीधाम से कांडला पोर्ट है, जो मेरे ज़माने आज से 20-25 साल पहले इंडिया का 2nd पोर्ट था, ठीक है, 2nd नंबर पोर्ट, आज भी शायद टॉप 5 में होगा। तो उस टाइम पे मेरे पापा 15 किलोमीटर दूर स्कूटर पे जाते थे, आते थे, महीने 3,000 सैलरी थी उनकी, ठीक है। और मैंने जब देखा कि मेरे आजू बाजू में यार वीडियो गेम की दुकानें जो चल रही है, वीडियो गेम था तब 4,000-5,000 की वीडियो गेम आती थी और उसकी कैसेट वैसेट होती थी, और वो 6,000 की चीज़ में बंदा महीने के 6,000 कमाता था, क्योंकि वो हर घंटे का 5 रुपया 10 रुपया लेके रोज़ की 100 रुपये की नोट छाप रहा था, और वो सुबह 8 से लेकर रात के 12 तक चल रहा था। और बच्चे अपने माँ बाप से झगड़ झगड़ के 5-10 रुपये का खेलते थे, और अगर हम घर पे भाड़े पे लाते थे उस वीडियो गेम को तो कुछ घंटे पे अच्छे खासे पैसे देते थे। उसकी कैसेट है उस ज़माने में, आप सोचो, ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 13-14 साल का था, यानी कि आज से 30 साल पहले, 1994 की बात कर रहा हूँ, 1994 की, कि उस ज़माने में 4,000 की वीडियो गेम थी, ठीक है। मुझे याद इसलिए है कि मेरे पापा की सैलरी 3,000 थी, और मैं 7वीं में पास हुआ था, तो उन्होंने वादा किया था कि लेके दूंगा, और अपनी एक सैलरी से उन्होंने मुझे वीडियो गेम लेके दी थी। तो ग्रेट मैन, तो मुझे याद रह गया वो चीज़। तो मैंने क्या सोचा जब मैंने स्कूल, अच्छा ये स्कूल की भी बात ऐसी है कि जब मैं 8वीं पास कर चुका, तो मैं एक दिन सडनली आया घर पे और मैंने बोला भाई मैं कल से स्कूल नहीं जाऊँगा।
तो पापा ने सोचा मजाक कर रहा है, बीच बीच में ऐसे करता रहता है तो नहीं जाएगा। फिर जब 6-7 दिन बाद उन्होंने देखा यार ये तो सीरियस लगता है, जा ही नहीं रहा है, तो बोलेगा नहीं जाए सच में? बोला नहीं बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं दुकान पर बैठूँगा, मैं बिज़नेस करूँगा और आपको शौक लगेगा। मेरे पापा ने कुछ नहीं बोला, दूसरा कोई फादर होते तो 4 थप्पड़ मार देते। जबकि मेरा बड़ा भाई फार्मेसी कर रहा था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, उनको पता नहीं शायद मेरे में दिख गया कि ये व्यापार ज़्यादा अच्छा करेगा। और उस टाइम पे एक्चुअली हमारी दुकान पे या जो भी थी उस पर ज़रूरत भी थी कि भाई कोई बैठे, क्योंकि वो जॉब और दुकान दोनों को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। तो मैं बैठा, मैंने बोला आप एक काम करो, आप मेरे पीछे 10-15 हज़ार रुपये लगा सकते हो? तो बोले क्यों, क्या करेगा? तो मैंने बोला मुझे 2 वीडियो गेम लेके दो, एक तो मेरे घर पर पड़ी है जो आपने मुझे दी थी, मैं उसमें चला लूँगा काम, और एक मुझे और लेके दो। और मैं ना कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौकीन था, राज कॉमिक्स आती थी, नागराज, ये वो सब, डायमंड कॉमिक्स, ये सब, चाचा चौधरी। तो मैं खुद के पढ़ने के लिए कम से कम मेरे पास 500-600 हज़ार कॉमिक थी, और मैं एक दिन में 30-40 पढ़ देता था। तो मैं भाड़ा इतना भरता था कॉमिक का, 50 पैसा एक कॉमिक का भाड़ा होता था, रोज की 30 पढ़ डालता था। अच्छा, सोचो, तो 10-15 रुपये तो वो भर रहा था मैं रोज के। तो मैंने बोला देखो 500 कॉमिक्स मेरे पास पड़ी है, कुछ दोस्तों से जमा कर ली 100-200, बोला मुझे 2-3 हज़ार की कॉमिक्स लेके दे दो, 2 वीडियो गेम हुए, दुकान अपनी एक बाजू में खाली पड़ी थी जो ऐसे ही खाली पड़ी है, जिसका भाड़ा 1,500 आएगा अगर देंगे तो मैंने बोला खोल दो। तो उन्होंने बोला चलो यार अभी स्कूल तो छोड़ चुका है तो इसको दुकान दे देते हैं। तो उन्होंने मुझे दुकान दी और शॉकिंगली मैं महीने के 12,000 रुपये कमाने लग गया, मेरे पापा की पगार से 4 गुना। और 1 महीना नहीं, मैंने 4-5 महीने चलाई और कमा के दिखा दिया उस जमाने में। और ये आप 8th छोड़ने के बाद कर रहे ये हो? मेरी जब एज थी 12-13 साल की या 14 साल की, तब की बात है। बढ़िया बिजनेसमैन स्किल कह सकते हैं कि आपके अंदर उस टाइम पे था मतलब ये तभी चीज। ऐसा था, जैसे हमारे यहाँ साता मठम मैंने बताया मेला लगता है, तो फन फेयर में भी मैं 2 दिन के लिए स्टॉल खोलता था, 400-500 कमा लेता था। फिर ये कॉमिक्स की दुकान की, फिर पापा को लगा कि इसमें पोटेंशियल है, तो मुझे ऑयल की हमारी जो पूरी दुकान थी, जिसका मतलब महीने का मतलब उस ज़माने में मैं 30-40 हज़ार का प्रॉफिट करते थे, उसमें भी मुझे जिम्मेदारी दे दी। हालांकि वो बात अलग है, वो आगे के किस्सों में या कभी मेरे वेब सीरीज़ में, कि मैं उस टाइम पे भी जुआ खेलता था, तो जाहिर सी बात है मैं कमाता था उससे ज़्यादा मेरे पापा का निकाल लेता था। तो उनसे मेरी हमेशा एक टॉम एंड जेरी वाली फाइट चलती थी मेरे फादर के साथ, जो एक बाप बेटे का रिश्ता नहीं था, दोस्तों का रिश्ता था, बट ऑलवेज टॉम एंड जेरी जैसा रिश्ता था हमारा। सर, सिंस क्रिकेट की भी आपको नॉलेज है, तो क्या क्रिकेट अंडरवर्ल्ड और प्रोस्टिट्यूशन लिंक्ड होता है? जब दुबई में मैचेस होते हैं, कहीं भी मैचेस होते हैं, क्या प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोस्टिट्यूट्स के साथ? क्रिकेट की इंडस्ट्री में ऐसे देखो तो 27 साल से खेल रहा हूँ, पर अगर एक्टिव बिजनेस में भी गिनोगे तो 10 साल से तो हूँ। 2016 से अगर आप गिनोगे 9 साल, और टिप्पर गिनोगे तो 15-16 साल। मैंने अब तक अंडरवर्ल्ड का एक आदमी मेरी नॉलेज में या दूर, इसलिए नहीं कि कैमरा चालू है, लेकिन वाकई में नहीं देखा। ये सब बातें हवाई है, होता होगा कहीं ना कहीं किसी देश में, जिस देश में आप बात कर रहे हो, ठीक है, हमारे पड़ोसी मुल्क में मे भी वहाँ पे कोई होगा या वहाँ के बोर्ड कोई कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन मेरी जानकारी में तो इंडिया या किसी बोर्ड में ऐसा आज तक देखा नहीं है। ये सब व्यापारी लोग ही चलाते हैं, ये व्यापारी वो लोग ही करते हैं। और ऐसा होता है कि प्लेयर्स के लिए गर्ल्स भेजी जा रही हैं? देखिए ये चीज़ ऐसी है, जिसको हनी ट्रैप बोलते हैं। वो तो जो मैंने आपको टावल कांड बोला जो इंडिया में चंडीगढ़ में हुआ था, मेरी ये टोटल में, कौन सा क्रिकेटर वो नाम बताने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे भी हनी ट्रैप था कि IPL हो कि कोई भी हो, कोई भी लीग हो, जब जब ऐसी बातें उठी है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हनी ट्रैप का नाम तो आया ही है। वो क्या होता है, जनरली वो क्रिकेटरों से दोस्ती करती है, फिर बुकी उसको बोलता है कि तू इसके कान में बात कर दे कि ये करोगे। तो देखो आज क्रिकेटर किसी के सामने सीधा बैठ के, आप A ग्रेड क्रिकेटर हो, मैं आके ऐसे ही, वो इमरान हाशमी की मूवी में ठीक है कि मैं ड्रेसिंग रूम में घुस गया और आपको घड़ी ऑफर कर दी कि आपको घड़ी पसंद है, 2 घड़ी दे दूंगा, ये कर लो। ऐसे नहीं होता है, कोई मानेगा भी नहीं। एक सिस्टम होता है कि या तो आपका भाई है, आपका कोई रिश्तेदार है, या फिर कोई एजेंट है जो आपके लिए सारी ब्रांड एंडोर्समेंट कर रहा है। ये ब्रांड एंडोर्समेंट करने वाले 10 में से 9 लोग दल्ले हैं, वो ऐसे ही काम करते हैं। तो उनको ही पकड़ेगा कोई कि भाई आपका प्लेयर मेरे लिए ऐड कर लेगा, ये कर लेगा, फिर बोलेंगे अच्छा ये भी करवा देगा, तो हाँ होगी तो हाँ बोलेगा, नहीं तो ना बोलेगा। सर लेकिन हम सेंस इतनी ओपनली बात कर ही रहे हैं यार, आप भी बता ही रहे हैं वहाँ के बारे में, तो प्लेयर्स को फिर भी क्यों एसोसिएट करा जाता है कि ये वुमेनाइजर है? और इसके जैसे न्यूज़ ही आती है, सोशल मीडिया पे ही आती है, सुनने को मिल जाता है कि हाँ इसके रूम में फलाना लड़की मिली गई थी, इसको ऐसे सप्लाई किया गया था लड़कियों को। मैंने तो नहीं सुना, सही बताऊं तो नहीं, मैंने नहीं सुना है कि किसी प्लेयर का नाम ऐसी चीज़ में आया है, क्योंकि सच बताऊं तो मैंने तो न्यूज़ चैनल देखे हुए 7-8 साल हुए मैं तो सिर्फ यूट्यूब पे पॉडकास्ट और मूवियाँ देखता हूँ। सर वैसे बीवियाँ ही बोल देते हैं प्लेयर्स की तो कि यार ये वुमेनाइजर था, चीटिंग करते हुए पकड़ा गया। कौन बोलते थे? जिनके डाइवोर्सेस हुए। उनकी वाइफ ही आगे बोल रही हो। अभी जो मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 क्रिकेटरों के डाइवर्स हुए हैं, बरोबर। मुझे नहीं पता कि वो क्रिकेटर कैसे हैं, ठीक है, कैरेक्टर में, क्योंकि मैं इतना तो डीप में इसमें घुसा नहीं हूँ, ठीक है। उसमें से एक प्लेयर तो ऐसा है कि जिसके बारे में हमें उसके ड्रेसिंग रूम में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, आज क्रिकेटर हैं जो उसके साथ खेलते हैं, IPL की टीम में आज भी खेल रहे हैं, जो मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, मैं आज भी बोलता हूँ, जो मेरे कैफ़े में आते हैं
इवन दुबई में आते तो बहुत सी टीमों के पूरी पूरी टीम आती है हमारे क्लबों में, तो बैठने के लिए, शीशा पीने के लिए, खाना खाने के लिए, क्योंकि हमारा तो बिजनेस है, बरोबर। इवन कभी कभी कोई इवेंट होते तो हम लोग तो टिकटें भी करते हैं क्रिकेटरों की। तो हमें इतनी चीज़ें पता है कि कौन सा आदमी कैसा है। एक आदमी इसमें से ऐसा है जो आज भी IPL की टीम में खेल रहा है, और हमारे गुजराती भाई ही हैं ठीक है, तो उनका अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हाँ, उनके बारे में मैंने भी सुना है कि वो ऐसे हैं। अच्छा, ऑल राइट। और सर, अब हमने इतनी बात कर ली बैटिंग की, टिपिंग की, और वो माँ बहन की गाली दे के बात करते हैं। वो टीम के कैप्टन है IPL में। सर नाम ही ले दो ना, इतने ज्यादा कहाँ से है, गालियां माँ बहन की देते हैं। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके साथ खेलने वाले प्लेयर ने क्या बोला कि माँ बहन की गालियां देते हैं, अच्छा, जो हमारे मिर्जापुर में होती है वैसी, कि कल तू ऐसा करेगा, वैसा करेगा, ऐसा क्यों नहीं किया, ये वो। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फिक्सिंग करते हैं, इंस्ट्रक्शन वैसे देते। इंस्ट्रक्शन कि तूने ऐसा क्यों नहीं किया, मतलब एक बदतमीजी से होता ना। और उस टाइम पे टीम का ओनर भी चुप ऐसे खड़ा रहता है, जबकि वो बहुत पैसे वाले हैं, बड़ी बड़ी शादियां करते हैं वैसे लोग। सर वैसे आपको क्या लगता है कि गैम्बलिंग इंडिया में होनी चाहिए लीगल या नहीं होनी चाहिए, और अगर हो गई तो क्या फ़र्क पड़ेगा इंडिया को? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैं चाहता हूं कि या 100% लीगल हो कोई भी चीज़, या 100% इलीगल हो। जैसे वेपन है, ड्रग्स है, तो 100% इलीगल है, ठीक है। उसमें ये नहीं होना चाहिए इफ्स एंड बट्स, ताकि किसी को पता ही ना चले। अब किसी स्टेट में लीगल है, किसी में नहीं है, और है तो ये नहीं पता है कि फैंटासी कौन सी है, गेमलिंग कौन सी है, प्रोबेबिलिटी कौन सी है, और बेटिंग कौन सी है, ठीक है। और ऑनलाइन कैसीनो कौन सा है, ऑफलाइन कौन सा है। तो ये होने के अच्छा, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, पहले मैं समझाता हूँ कि जितने भी टॉप GDP वाले देश हैं, ठीक है, उसमें से आप 5-7 देश देखोगे जिन्हें बिलियंस में हर महीने, हर साल टैक्स आता है। तो एक तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके देश में से बहुत सारे केस कम हो जाएंगे, क्योंकि जब चीज़ लीगली है तो इलीगल करने के लिए रोज आपको जेल भरो अभियान नहीं करना पड़ेगा, रोज इतने सारे कागज नहीं भरने पड़ेंगे, कोर्ट का लोड कम होगा। अब ये लोड कम होगा तो कोर्ट जो है रेप केस सॉल्व करेगी, मर्डर केस सॉल्व करेगी, जो रियल केस है कि जिनके लिए लोग तड़प तड़प के मर जाते हैं, उनका नंबर नहीं आता। और यहाँ पे आप देखोगे ये 12 लोग जुआ खेल रहे थे, 3 पत्ती खेल रहे थे, इसकी तारीख लग रही है, भाई ये आधा घंटा कीमती है, किसी की जान जा रही है, उसको काम आ सकता है, तो ये केस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा कि इन पैसों से अगर ये लीगल हो जाता है तो प्रमोशन करने वाले लोगों को काम मिलेगा, हजारों लाखों लोगों को काम मिलेगा, जो अभी रेगुलेटरी नहीं है, जो अभी इलीगल काम कर रहे हैं सारे लीगल काम करेंगे, वाइट इनकम होगी, देश को टैक्स भी तो मिलेगा, उनका इनकम टैक्स बनेगा। आज मान लो कि कोई आदमी 1 लाख पगार में काम कर रहा है, साल का 12 लाख रुपए कमा रहा है, लीगल होने के बाद उसकी प्रमोशन हो गई, तो 20 लाख का टैक्स किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा। और प्लेयर का भी क्या फायदा होगा, अभी क्या हो रहा है, रेगुलर नहीं है, चलो हम सब तो बड़ी ब्रांड है, किसी का पैसा नहीं खा रहे हैं। अभी कोई भी आदमी है, टेलीग्राम में ग्रुप बना दिया, एक छोटी सी बुक खोल ली, 4 इन्फ्लुएंसर को 20-20 हज़ार दे दिया, उसकी ऐड देख ली, 5% बोनस, 10% बोनस, एक गरीब आदमी ने अपने 10,000 डाल दिए, वो जीत गया तो ठीक है, अब मतलब कि वो हार गया तो बुक ही ने ले लिए, और अगर जीत गया तो उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसके पैसे क्यों चले गए। कल को सब अगर रेगुलर हुआ तो वो मांग सकता है ना हिसाब के, भाई मैं टैक्स भर रहा हूं तो मुझे इससे पैसे लेके दो। और उस टाइम पे क्या बड़े हाथी बचेंगे, या ऐसे लोग बचेंगे, या कॉर्पोरेट लोग बचेंगे जो आज कंपनियां रन कर रहे हैं, कि जो ढंग से इस धंधे को चलाएंगे, तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। कब तक हम कन्फ्यूजन में जिएंगे, कोई भी चीज़ को आप कब तक बीच में लटका हुआ रख सकते हो, जब आपने हर चीज़ को लेके फैसला ले रखा है। ये गैम्बलिंग एक्ट 50-60 साल पुराना है, कि जिसके अंदर ये लिखा हुआ है, देखो उसका भी रीज़न है कि उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था। ये सेम ऐसा ही है कि एलियन नहीं है, आज हमारी दुनिया में एलियन की सिर्फ बातें, एलियन किसी ने देखा नहीं है, फिल्मों में जादू को देखा है, बाकी एलियन नहीं देखा है। अब एलियन के लिए कोई लॉ है कि भाई ये आदमी है या ये भैया है, एलियन ने इनको थप्पड़ मार दिया तो क्या सजा है, एलियन को नहीं लिखा है ना कहीं पे, क्यों, क्योंकि एलियन नहीं है। तो उसी तरह गैम्बलिंग में उस टाइम पे ऑनलाइन गैम्बलिंग का कुछ लिखा ही नहीं, क्योंकि भाई जब इंटरनेट नहीं था, व्हाट्सअप नहीं था, तो ऑनलाइन गैम्बलिंग का लॉ बनता कैसे। अब भाई इंटरनेट आए हुए हो गए हमारे 25-30 साल, बराबर, व्हाट्सअप आए हुए, ये सब चीज़ें आए भी 15-20 साल हो गए, सोशल मीडिया आए हुए, इतने सारे लॉ बन रहे हैं कि आप गाली दे सकते हो कि नहीं, यूट्यूब पे ये डाल सकते हो कि नहीं, तो भाई ये क्यों नहीं। तो इसके ऊपर भी तो एक चीज़ होनी चाहिए, एक कन्फर्म लॉ जो सब पे लागू पड़ता हो, कि उसके अंदर पूरा रेगुलेशन हो। तो अभी फ्यूचर के लिए लॉ बना के रख लो कि कल को एलियन नीचे आएगा और अगर वो उड़ते उड़ते आपके घर के ऊपर कोई कुछ गलत चीज़ कर दे तो उस पर कौन सी कलम लगेगी, नहीं तो फिर वो एलियन भी यही करेंगे आके, ये वैसा हो गया। अभी जो आप बुक चला रहे हो, मतलब जो भी चल रही है ऑनलाइन, वो उसके कुछ लॉज हैं या उसकी कुछ नियम है जो आपने है ना, हमारे पास सबके लाइसेंस है। देखिए इसमें क्या होता है, यूरोप में देश है जैसे कुरासाओ है, फिर माल्टा है, तो वहाँ पे लाइसेंस मिलता है, वहाँ पे अकाउंटेंट रखना पड़ता है, हर महीने जैसे हिसाब देना पड़ता है कि भाई कितनी डिपॉजिट आई, कितना आपकी कंपनी वहाँ रजिस्टर्ड है। हाँ, कंपनियाँ मोस्टली लोगों की वहीं होती है,
या यूके में होती है, बहुत सारे देश हैं जिनके लाइसेंस मिलते हैं, वहाँ पे आपके अकाउंटेंट होते हैं, वकील होते हैं, जिनको सब हिसाब देना होता है, एक ईयरली फीस भी भरनी पड़ती है, तो रजिस्टर वहाँ पे होते हैं। और आप ऑपरेट दुबई बट ये है कि जितने भी इंडियन, देखो मैं किसी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रोजगार लाखों लोगों को मिलती है उससे, जो हकीकत है वो है। इसके नुकसान है तो इसके फायदे भी हैं। चाहे आप जिसकी भी बात कर रहे हो कि उसने इतना खर्चा कर दिया, उसने इतना खर्चा, देखो शादी में खर्चा तो भी हमारे एक बड़े बिजनेसमैन ने भी किया, बरोबर, हजारों करोड़ का किया, तो वो भी आपको फ्री में सिम दे के बाद में पैसे डबल ट्रिपल ले रहे हैं ना। सर बहुत से जो बुक के जो मालिक हैं वो जैसे दुबई में स्टैब्लिश्ड है, दुबई से रन कर रहे हैं, अब वो इंडिया क्यों नहीं आ सकते? ये सुनने को मिलता है इंडिया में एंट्री नहीं है, मोस्ट वांटेड है। काफ़ी लोग इंडिया क्यों नहीं आ सकते, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। अलग अलग रीज़न से उनके ऊपर केस है, बरोबर, किसी के ऊपर सच्चा है, किसी के ऊपर झूठा है, मोस्टली सच्चे ही होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि कन्फ्यूज़न इतना है कि मान लो कि जैसे अब मेरा ही पकड़ लो, ठीक है, अब मैंने आज से 5-7 साल पहले, हमारे दुबई में क्या होता है कि फ्री टू एयर होते हैं चैनल, फ्री टू एयर बोले तो कि सिग्नल फ्री में होते हैं। तो मेरा एक दोस्त मेरे पास एक ऐप लेके आया, ठीक है, कुछ मैजिक बॉक्स नाम की ऐप थी कि भैया इसके ऊपर आईपीएल की मैच लाइव दिखाते हैं, पब्लिक फ्री में देखेगी, मज़ा आएगा। ठीक है। तो मेरे को तो पता नहीं था कि ये भी एक लॉ तोड़ रहा हूँ मैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने उसकी ऐप प्रमोट कर दी कि भाई इस ऐप के ऊपर आप फ्री में टीवी देख सकते हो। तो उसके ऊपर लोगों ने फ्री में टीवी देखी, तो बीसीसीआई का मेल आ गया कि भाई इस ऐप के ऊपर टीवी चल रही है, ये आप नहीं दिखा सकते, आपको राइट नहीं है, क्योंकि हमने तो इतने 1000 करोड़ में स्टार स्पोर्ट्स को राइट बेचे हैं। तो मैंने उसको बोला बंदे को, किसी और ऐप पे आप स्ट्रीम कर रहे हो सेम मैच। हाँ, तो उन्होंने बोला आप सिग्नल चोरी कर रहे हो। तो मैंने उसको ईमेल में क्या रिप्लाई किया कि जो बंदा कर रहा है मैं उसको बोलता हूँ बंद कर देगा, बट ये चोरी नहीं है, ये दुबई में फ्री टू एयर है और दुबई के हर घर में चल रहा है, आज भी चल रहा है। मतलब वहाँ पे लोग छतरी से नहीं देख रहे हैं, वहाँ पे एक बड़ी छतरी लगा के फ्री में सिग्नल लेके वो देख सकते हैं। उसकी खासियत ये थी कि ग्राउंड से 6 सेकंड पहले आता है, उसको बोलते हैं लाइव लाइन, तो ग्राउंड से पहले आता है, क्योंकि आप और हम जो घर पे टीवी देख रहे हैं ऑलरेडी लेट है। जो ग्राउंड में देख रहे हो अगर आप जाके तो 9 सेकंड 8 सेकंड 6 सेकंड लेट होता है, क्योंकि वो सैटेलाइट जाके फिर वैन में जाता है, वैन से आपके घर में आता है। तो वो हम डायरेक्ट पकड़ लेते थे सीधा सैटेलाइट से, बीच के दोनों को हटा के। वो कोई इलीगल नहीं था, दुबई में लीगल है आज भी। तो आप कह रहे हो कि ये वन ऑफ द केस था कि जिसके कारण लोगों को इंडिया हाँ, में ऐसे तरह तरह के केस होते हैं। अब क्या होता है देखिए कि आज मान लो कि कुछ बुकी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का है, किसी के ऊपर हवाला का है। अब किसी में कैसा है कि कोई बंदा पकड़ा गया, मान लो कि उसके पास से 50 लाख रुपए मिले, अब वो अपने सेठ का नाम नहीं ले रहा है और उसको दुश्मन का नाम, सेठ ने बोल दिया कि तू उसका नाम ले ले। समझे आप बात को? देखो आप भी जानते हो कि इंडिया में आज ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए में मर्डर भी कर देते हैं, है कि नहीं? मानते हो? कुछ एरिया में, कुछ राज्य में। अब वो बंदा पकड़ा गया, उसको बोल दिया तेरे घर पे हर महीने पैसा पहुंच जाएगा, तू जेल चला जा, तो चले जाते हैं ना लोग। इवन ये बोल देते गाड़ी मैं चला रहा था, चाहे कोई फिल्म स्टार की गाड़ी गरीबों पे चढ़ गई हो, ड्राइवर मान लेता है कि मैंने चलाई थी, ठीक है। तो इंडिया में ऐसे लोग हैं। बट सर जैसे आपने ये केस बताया, ये तो थोड़ा सा एज कम्पेयर, अगर जैसे मर्डर का केस हो गया, बहुत बड़ा केस है, या फिर मनी एक्सटॉर्शन हो गया, ये समझ में आता है। स्ट्रीम कर दिया मतलब कोई और मैच स्ट्रीम कर दिया तो फिर इसको इंडिया में बैन है या इंडिया में एंटर नहीं कर सकता। बट कुछ बुक के कुछ ऐसे मालिक थे, जैसे कोई इंडिया के बड़े सेलिब्रिटीज उन मालिक के साथ बैठते हुए दिखे दुबई में, हाँ, तो उनके ऊपर भी वो आ गया था, केस आ गया था कि ये इससे एसोसिएटेड है। अगर आप किसके ऊपर? फिल्म स्टारों के ऊपर, फिल्म स्टारों के ऊपर आ गया था, तो कुछ तगड़ा ही कुछ केस होगा ना उस बुक के मालिक के पास, कि वही कुछ तगड़ा ही करा होगा तभी इंडिया में बैन। एक्ट तो सब पे कौन से लगे हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो तो एफआईआर में होती है। आज मेरी एफआईआर है तो मुझे पता है कि इसमें मेरे ऊपर कॉपीराइट का केस लगा हुआ है, ठीक है, जैसे मुझे पता है, तो मैं उसके लिए कभी भी फाइट कर सकता हूँ अगर मुझे करनी रहेगी तो। लेकिन उसके ऊपर कौन से केस है वो तो उसी को पता होगा। रही बात फिल्म स्टारों की, तो फिल्म स्टार को पैसा दिया कि भाई मेरे बर्थडे में आओ, केक काटो। मेरे बर्थडे पे भी तो आए थे 5 फिल्म स्टार, सब आए थे, पैसे लिए चले गए। जैसे इमरान हाशमी थे, या फिर मान लो कि मौनी रॉय थी, बरोबर, ये सारे कनिका कपूर थे, मेरे बर्थडे पे भी आए थे। तो आते हैं, हमने वाइट में पेमेंट की है, मेरी तो बीसीसी इवेंट कंपनी है। मेरे यहाँ पे तो मतलब सारे जितने बॉलीवुड के सेलिब्रिटी आते हैं ना, मेरी टूरिज्म कंपनी भी है। हमारे यहाँ पे मान लो बी प्राक आए, सलमान खान आए, तो भी उसकी टिकट हम करते हैं। दुबई में सबसे बड़ी टूरिज्म कंपनी भी है हमारी। अच्छा, दुबई में अभी कितने बिजनेस है सर आपके? मेरा एक तो इवेंट का बिजनेस है, जिसमें हम ये नेहा कक्कड़, बी प्राक ऐसे बड़े लोगों की नाइट करते हैं। जैसे 15 अगस्त को हमने भाईचारा नाइट की थी, 2 पाकिस्तानी सिंगर, 2 इंडियन सिंगर, सुखविंदर सिंह और वो, और चारों को साथ में गवा के पूरी जगह पे इंडिया पाकिस्तान के फ्लैग लगा के इंडिया पाकिस्तान के केक कटवाए थे लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए। वाह यार, ये तो अच्छा। भाईचारा नाइट की थी मैंने, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। और क्या क्या? इवन आप देखिए मेरे टैटू में भी चारों धर्म किए हुए हैं। तो मैं यूनिटी में मानता हूँ और दुबई में सब यूनिटी में मानते हैं। आप दुबई आओगे ना तो वहाँ तो हर क्लब में इंडियन पाकिस्तानी साथ में खाते हैं, पीते हैं, केक काटते हैं, भाई भाई की तरह रहते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पंगा ही नहीं है वहाँ पे। और क्या क्या बिजनेसेस हैं? एक तो इवेंट का हो गया, जिसमें हमारे क्लब्स हैं, कैफ़े हैं, शीशा कैफ़े हैं,
क्लब्स कहाँ कौन से एरिया में दुबई में? बर दुबई और जुमेरा एरिया में बन रहे हैं। तो नाइट क्लब है या फिर क्या? हाँ, नाइट क्लब भी है, रूफटॉप भी है और शीशा लॉन्ज बोलते हैं वहाँ पे, जहाँ पे खाना और शीशा होता है। अच्छा, और सर दुबई के बारे में थोड़ी बात करते हैं। दुबई रहने वाइज कैसा है, इंडिया के कंपैरिजन में कैसा है? बहुत ग्लैमरस लगता है, ऐसा लगता है वहाँ जितना भी ले जाओ पैसा वहाँ आपको गरीबी फील करवाएगा दुबई, तो ऐसा है? जी देखिए, ऐसा है कि दुबई की अगर 10 बातें करोगे तो 5-6 अच्छी है तो 4 बुरी भी है, ठीक है। अब रही बात पैसों की और ग्लैमर की, तो देखो दुबई में आपकी बात सही है, अगर आपके पास 100 करोड़ है तो भी आप गरीब हो, 1000 करोड़ है तो भी गरीब हो, और अगर दिल से खुश हो तो आप 1 लाख रुपए में भी अमीर हो। देखो दुबई में है ना, 2-3 लोगों की फैमिली हमारे टूरिज्म में आती है, मान लो 4 दिन घूमने, तो पूरा दुबई घूम के जाती है 2 लोगों की फैमिली, तो वो भी खुश है कि यार दुबई देख लिया, 4 दिन 5 स्टार होटल में रह लिया 1 लाख रुपए में। और जिसको संतोष नहीं है वो तो यार मर्सिडीज बेंज चला के भी सोचता है लैम्बोर्गिनी है। अब मेरे पास लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, जो इंडिया में कार्तिक आर्यन और मुकेश अंबानी के पास है, ठीक है, फिर भी मैं ना अगर देखूंगा ना वहाँ पे सोने की मैकलारेन चल रही है मेरे बाजू में, रियल गोल्ड की, तो मुझे लगता है यार, अगर मैं ये सोचूंगा, मुझे तो नहीं लगता है, मैं तो मारुति में भी उतना ही खुश था जितना लैम्बोर्गिनी में हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे यही सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे वाले को देखो। तो मैं पूरी दुनिया को यही बोलूँगा कि अगर आपके पास 3 लाख की कार है ना तो नीचे वाले को देखो, कार नहीं है तो बाइक वाले को देखो, और बाइक नहीं है ना पैदल चल रहे हो तो ये देखो कि व्हीलचेयर पे कौन है, तो जिंदगी में खुश रहोगे। तो दुबई में यही है, दुबई चलता ही इस मेंटालिटी पे है, आप ऊपर देखो और दुखी होते रहो भाई। कोई एंड ही नहीं है। 3000 का भी जूता है दिरहम में, जो इंडिया के 1 लाख का जूता है, और वहाँ पे मगरमच्छ की स्किन से बना हुआ 1 लाख का भी जूता है, 1 लाख दिरहम 24 लाख रुपए होता है। तो एंड ही नहीं है। घड़ियाँ वहाँ पे आपने देखी, अंबानी की शादी में थी, उसने गिफ्ट में बांट दी 2-2 करोड़ की घड़ियाँ। तो दुबई में तो लोग मतलब ऐसी दुकानें हैं कि जिसके अंदर 10,000 करोड़ की सिर्फ घड़ियाँ रखी है, 10,000 करोड़, जो खालिद करके है, आपने अगर देखा होगा यूट्यूब पे, उसकी दुकान में एक घड़ी 100-100 करोड़ की है, 50 करोड़ की है। तो देखो दुबई ऐसी चीज़ है ना कि वहाँ पे गरीब भी ऐसे हैं। अगर आप जाओगे देरा एरिया में, ये पॉडकास्ट रूम है ना, इतने में 20-20 लोग रहते हैं, एसी होता है। दुबई में एक खासियत है कि भिखारी के पास भी एसी है और शेख के पास भी एसी है, वो एक कंपलसरी है। तो वो लेबर के पास भी एसी है, लेकिन उनकी लाइफ देखो, इतने में 4 बेड लगे हैं, 4 लोग सो रहे हैं, 20 लोगों के बीच में एक टॉयलेट है, 12 घंटे उनको धूप में काम करना है। सोचो अभी वहाँ पे 50 डिग्री होगी, तो 50 डिग्री में भी उसको काम करना है, लेबर लाइफ है उसकी, ठीक है। इंडिया में उसको मान लो 10,000 मिल रहे हैं, तो दुबई में उसको 2,000 दिरहम मिलेंगे, 2,500 दिरहम मिलेंगे। खर्चा निकाल के वो महीने का घर पे 30,000 भेज सकता है। 2-3 साल काम करके वो अपने गाँव में जाएगा तो 5-10 लाख बचत होगी, तो वो सेट है अपने गाँव में। छोटे गाँव में तो भाई 10 लाख बड़े हैं आज भी इंडिया में। सर सिंस आप दुबई में इतने सेटल्ड हो, आपका बिजनेस भी, आपने जैसे हमने सोशल मीडिया पे ये सुना है कि काफ़ी कंट्री, एशियन कंट्री से काफ़ी गर्ल्स पर्टिकुलरली दुबई शिफ्ट होती हैं फॉर प्रोस्टिट्यूशन, इस टाइप की कुछ प्राइवेट सर्विसेज के लिए। आपने देखा अभी इतना इस लेवल पे चलता है? इसमें क्या है, दुबई एक ऐसा कंट्री है ना जहाँ पे एशियन की कोई बात नहीं है, या इसमें एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी की बात ही नहीं है। वहाँ पे दुनिया के हर देश की लड़की होती है, और ऐसा नहीं है कि सारी गलत काम के लिए आती है। वहाँ पे नौकरी करने भी इतने आते हैं, स्पा में काम करने भी आते हैं, वहाँ पे क्लब में काम करने के लिए, आज हमारे भी क्लब है तो हमारे क्लब में भी लेडी स्टाफ होता है, मैनेजर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, आर्टिस्ट होता है। लेकिन वहाँ का जो एक सिस्टम है ना, वो बहुत ही क्लीन सिस्टम है। क्लीन सिस्टम क्यों है कि आपके पास जब भी कोई आएगा, पहले तो आपको देखो उसके टिकट, वीज़ा, रहने खाने पीने की पूरी गारंटी आपकी होगी। हमारे देशों की तरह नहीं है कि मेरा कोई स्टाफ को कुछ भी हो गया तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो आया है तो जाने तक वो हमारी जिम्मेदारी में है, मतलब वो विला पे पूरा ध्यान रखना, अच्छा खाना खिलाना। कभी भी चेकिंग आएगी कि उनके खाने में क्या दे रहे हो, चावल कैसे दे रहे हो, रोटी कैसे दे रहे हो, कोई अनहाइजीनिक नहीं है। किचन पूरा क्लीन चाहिए, चाहे वो आपकी होटल हो चाहे विला हो, ठीक है। और फाइन मारते हैं कैसा, 50,000 दिरहम, यानी 12 लाख 15 लाख। तो हर कोई ध्यान रखता है, कोई 2,000 बचाने का नहीं सोचता है। दूसरा कि आपको उनकी आर्टिस्ट परमिशन डालनी है, यानी अगर वो आपके स्टेज पे बैठी है कोई भी आर्टिस्ट, तो आपको उसकी परमिशन डालनी है। 1200 दिरहम यानी कि 25,000 रुपये की मंथली परमिशन होती है, बराबर। उसके बाद प्रॉपर हर गाने पे अगर मान लो है, एक ब्यूटिशियन होती है जो उसको कॉस्ट्यूम से रेडी करेंगे। वहाँ पे एक रूल है कि गेस्ट उनको छू नहीं सकता, बीच में 3 फुट का गैप होना चाहिए। और वहाँ पे आपको लड़के लड़कियाँ भी, नेपाली लड़के होते हैं वो भी डांस करते हैं, बराबर। और भगवान महादेव के, भगवान शिव के भी डांस होते हैं, कॉन्सेप्ट भी होते हैं। डांस हर तरह का होता है, आइटम नंबर वाला आइटम नंबर देखेगा, वो तो गेस्ट की डिमांड पे होता है। तो हर तरह का है। जैसे आपने प्रोस्टिट्यूशन की बात की, तो 150 देश की लड़कियां अगर वहाँ पे आई है तो जाहिर सी बात है, वो तो कहाँ नहीं होता है। एक पुराणों में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पुराना बिजनेस कौन सा है, तो जो आपने बोला वो है। सर आपको तो हमने जान लिया, थोड़ा और जानेंगे, पर अभी थोड़ा ये सिस्टम समझते हैं। आपके पुराने सवाल का जवाब दे दूं कि अगर आप लोगों को क्या सलाह दोगे, तो मैंने जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी बोला कि जुआ में कमाने का सबसे इजी रास्ता यही है कि आप जुआ मत खेलो, ठीक है।
लेकिन क्योंकि मुझे फॉलो करने वाले लोग आज फैंटासी भी खेल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पे भी खेल रहे हैं, गैम्बलिंग भी कर रहे हैं, बेटिंग भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल फॉलोअर भी देखो मेरे 22 कंट्री से फॉलोअर है जहाँ पे बेटिंग लीगल भी है, फुली लीगल है। इंडिया में आधा लीगल है शायद, लेकिन दूसरे देशों में फुली लीगल है। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि देखो या तो आप खेलो मत, और खेलना है तो ढंग से खेलो। जैसे शेयर बाजार की आप देखते हो कि यहाँ तो शेयर बाजार में इन्वेस्ट करो मत, और यहाँ फिर आप CNBC आवाज़ पे जैसे बोलते हैं ना, ये भाव में लो, इसमें बेचो, कंपनी की रिसर्च करो कि भाई कंपनी का मालिक कौन है, वो क्या बेच रही है सामान। अब मुझे भी पता है इंडिया में अभी सेबी का जो डेटा आया कि लास्ट ईयर जितने लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन में खेला, करीब 64 लाख लोगों ने खेला, 97% लोगों ने अपना पैसा खो दिया। 97% ने अपना उतना पैसा खो दिया जो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है अपने इंडिया की, वो शायद 2 लाख रुपए है पर कैपिटा, यानी एक इंडियन कितने रुपए कमा रहा है जो लोग नहीं जानते। तो उन 64 लाख लोगों ने 2 लाख या उससे ज़्यादा लॉस किया है। आप सेबी की वेबसाइट पे चेक कर सकते हो, ChatGPT में डाल के भी। बाकी 2% लोगों ने प्रॉफिट किया, पर कितना किया? 1,20,000 रुपये, जिसमें से उन्होंने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भरा होगा या इनकम टैक्स भरा होगा। और 1% लोग थे जो 5 लाख 10 लाख या उससे ज़्यादा कमाए। तो आप सोचो कि क्या परसेंटेज है शेयर बाजार में आपके सक्सेस होने का। आप इतना ही समझ लो कि शेयर बाजार को चढ़ने में 10 महीने लगे, जो लेवल पे निफ्टी पहुंची, गिरने में सिर्फ 60 दिन लगे। सही बात है। किसी ज्ञानी आदमी ने अभी बोला था, मैंने यूट्यूब पे ही देखा था, कि एक शेयर को 50 का 100 होने के लिए 100% गेन करना पड़ता है, और गिरने में सिर्फ 50% गिरेगा तो भी 50 पे आ जाएगा 100 वाला माल। तो इसी के अंदर सारी कहानी छुपी हुई है कि इन्वेस्ट, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि शेयर बाजार पूरी तरह से बुरी है, ठीक है। गैम्बलिंग की बात पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, हमेशा मैं बोलता हूँ कि आप जो पैसा लगा रहे हो आप खुद लगाओ। SIP म्यूचुअल फंड में आप लगा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ लग रहा है, ठीक है। एटलीस्ट मुझे ये तो पता हो कि मैं जिसमें लगा रहा हूँ उसका मालिक मुकेश अंबानी है, उसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना उसका कैपिटल है, उसका घर इतना बड़ा है, तो मुझे पता है मेरे पैसे लेके भाग नहीं जाएगा। मैं स्मॉल कैप मिड कैप में लगा रहा हूँ। अच्छा, ये किस्सा एक बहुत बढ़िया है, आप सब के सुनना ही पड़ेगा कि ऐसा है कि मेरे पापा जिस कंपनी में नौकरी करते थे, वो कंपनी की पूरी जो नेटवर्थ थी वो 1.5 करोड़ की थी। 1.5 करोड़ उस जमाने में, आज से 30-35 साल पहले, मतलब उसमें ज़मीन आ गई, मशीनरी आ गई, सब आ गई। तो उस कंपनी को कोई बड़ा ब्रोकर था उस टाइम पे जो बड़े बड़े शेयर चलाता था उस ज़माने में, शेयर को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऑपरेटिंग जो आज भी होता है वो भी आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो उन्होंने बोला इसके पब्लिक लिमिटेड कर देते हैं, यानी कि शेयर निकालते हैं बाहर। तो ठीक है, तो 3 करोड़ की वैल्यूएशन पे उसके शेयर निकाले गए, आज से 30-35 साल पहले 3 करोड़ की वैल्यू। एक तो 1.5 का माल 3 करोड़ में निकाला गया, ठीक है। वो कंपनी कांडला पोर्ट में ही अभी है, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि हमारे रिलेशन में है, और नाम लेके कोई भी अभी फ़ायदा नहीं है इतने साल बाद, ठीक है, क्योंकि आज वो शायद बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनियां बन चुकी है। तो वो 3 करोड़ रुपए का उसका वैल्यूएशन निकाला गया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस कंपनी में जो 1.5 करोड़ की कंपनी है, स्टाफ ही 8 लोगों का है, मेरे पापा को इंक्लूड करके। अच्छा, ठीक है। और उसका काम क्या था कि जो विदेश से ऑयल आता है उसको स्टोर करते हैं, और बदले में जो लोग आता है उसको टैंकर में भर के दे देते हैं, स्टोरेज का काम। और साथ में एक छोटी सी उन्होंने रिफाइनरी डाल दी, ये लिस्टेड करने के लिए कि हम इस तेल को रिफाइन भी कर रहे हैं। वो भी पुरानी मशीनें लेके, मतलब जो होता है ना स्कैम, दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने मशीनें डाल दी है। तो हुआ क्या कि पब्लिक ने 50 गुना भरा उसको, उस जमाने में 150 करोड़ भरा लोगों ने उस कंपनी में, ठीक है। अभी 2-3 महीने पहले आया था कि कोई हीरोंडा का, या और पैसे आने के बाद भी वो उसी साइज पे चलती रही। हाँ, नहीं चली कंपनी बराबर। बात तो सुनिए आगे क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टेड है इसका मूड। तो जो 150 करोड़ आया, तो मैंने जस्ट अपनी नॉलेज के लिए पूछा पापा को, जब ये सब बात, पापा की एक खासियत थी, घर आके रात को ये सब बताते थे मुझे, मेरे भाई को, ताकि हमें नॉलेज मिलती रहे कि देखो ऐसा हो गया, पब्लिक ऐसा कर रही है, 3 करोड़ में 150 कर दिए, पागल हो गए ये वो। तो कंपनी के बॉस ने क्या, 10 रुपये का शेयर था, उसने पहले से ही बोल दिया कि जिस दिन लिस्टिंग होगा 29 रुपये से ऊपर ट्रेड करेगा पहले दिन, ठीक है, बॉस ने और वो जो ऑपरेटर था उसने। तो वाकई में वही हुआ, जिस दिन लिस्टेड हुई उस दिन वो 27 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। अच्छा, उसने पहले से बता दिया कि इसको 60-70 ले जाके हम लोग अपना माल छोड़ देंगे, जैसे आजकल प्रमोटर लोग करते हैं, ठीक है। तो सारे स्टाफ को 10 रुपये में शेयर दे दिए। मेरे पापा उस कंपनी के मैनेजर थे, ठीक है, 3000 पगार वाले। तो दिवाली का बोनस आया, कुछ 2 पगार 3 पगार जो मिलता है, तो उन्हें 12,000 के शेयर पकड़ा दिए 10 रुपये के हिसाब से। शेयर जो है 27 पे ट्रेड कर रहा है। तो मैं था बच्चा 13-14 साल का, लेकिन मेरे पापा को एक सलाह दी, क्योंकि मैं अक्सर उस फैक्ट्री में उनके साथ जाया करता था, स्कूटर पे बैठ के, दोनों तरफ दरिया के बीच में से। तो मैंने बोला यार पापा, 10 रुपये का शेयर मिला है, 27 आ रहा है, आपकी तो दिवाली की बोनस है, हमें शॉपिंग वॉपिंग में काम आ जाएंगे, आधे तो बेच दो, अपना तो फिर भी आधा माल पड़ा है फ्री का।
तो बोले नहीं नहीं बेटा ये तो 60-70 पे जाएगा। बोला आपको कैसे पता 60-70 जाएगा, आप भी तो जानते हो पुरानी मशीन है, 1.5 करोड़ की कंपनी है। और दूसरा तो उनको उस टाइम पे शायद 3 से 6 महीना वो पैसा आप यूज़ भी करते थे पब्लिक को वापस देने से पहले। अब का रूल तो क्या होगा शायद पता नहीं, सेबी रख लेती होगी अगर कोई और भरते हैं तो, मुझे रूल नहीं पता है तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। तो बोले नहीं नहीं 60-70 पे जाएगा, ऐसा प्रमोटरों ने बोला है, बॉस ने बोला है कि ये शेयर मत बेचना रखना। बोला पापा सब बोलते हैं इस दुनिया में, मैं छोटा बच्चा था लेकिन मुझे इतना समझ में आता था कि गधे को घोड़ा नहीं बोलते, घोड़े को गधा नहीं बोलते, मुझे तब से ही दुनिया पे इतना यकीन तो था। तो मैं बोला 27 में मेरे हिसाब से दे देना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मैं देख चुका था। मेरे पापा का क्या था, ज़मीन ली रख लो नहीं बेचेंगे, शेयर लिए रखो नहीं बेचेंगे। वो उस बिलीव में थे जो आजकल के लोग SIP करते हैं ना कि भाई रिलायंस का शेयर 10,000 जाएगा, निफ्टी 5 लाख जाएगी, सेंसेक्स 12 लाख जाएगा, वो उस बिलीव के थे मेरे पापा, मतलब भोले थे ये कह सकते हैं। तो मेरे सामने उनके कितने शेयर 10 से 40 गए, जीरो हो गए, मतलब पूरी सूटकेस भरी रहती थी उन शेयरों की। मैं बोलता था क्या कर दिया ये, उस टाइम पे मैं डांट देता था, लेकिन क्योंकि मैं भी गैमलर था तो वो भी मुझे डांटते थे, तो टॉम एंड जेरी आपको बताया। तो वो कंपनी के शेयर वाकई में वही हुआ, 30-40 से ऊपर नहीं जा पाए। हमारे पास हमारे शेयर रह गए, वो शेयर कचरा होकर 2-3 रुपये के रह गए और कुछ 4 रुपये में एंड में हमने बेचे। कंपनी बंद नहीं हुई, जीरो नहीं हुआ शेयर, बराबर, क्योंकि उसके प्रमोटर के पास बहुत पैसा था, उसके ओनर के और भी 10-15 बिजनेस थे तो वो बच गए। बट शेयर बाजार में आज भी मैं यही बोलता हूँ कि शेयर बाजार में क्या होता है कि तीन तरह की धोखाधड़ी होती है। मैं चोरी भी बोल सकता हूँ, स्कैम भी बोल सकता हूँ, कोई भी वर्ड जो चलता होगा। कि एक होता है छोटे ऑपरेटर लेवल पे, जो गुजरात में भी है बहुत सारे, आपने ऑपरेटर वर्ड सुना होगा शेयर बाजार के बारे में। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। इसमें 3-4 लोगों का एक साथ भला हो रहा होता है। मान लो कि ये भाई ने वाइट में पैसे कमा लिए बहुत सारे, इनके पास 100 करोड़ पड़े हैं, बरोबर। अब इन्हें चाहिए लॉस, क्योंकि इन्हें तो भाई टैक्स बचाना है। हाँ। ये अपना 100 करोड़ रुपया डालेंगे शेयर बाजार के वाइट के मशीन में, हम इसको मशीन बोलते हैं, जिसमें वो डायरेक्ट माल NSE में जाता है। ठीक है, लाइक बेटफेयर है वो एक नंबर है जिसमें माल ऊपर जाता है पूरा। उसी तरह से ये एक शेयर बाजार की मशीन होती है। इन्होंने 100 करोड़ रुपए डाल दिए। अब इनके ऊपर टैक्स तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कब लगेगा, जब ये कुछ कमाएंगे ना। अब ये तो ऑलरेडी कमा के बैठे हैं, इन्हें तो अब लॉस चाहिए, और ये दिमाग ऐसा लगाएंगे कि लॉस भी करूं फिर भी पैसे कमा लूं। सही बात है। तो ये क्या करेंगे, ये 100 करोड़ डाल के मुझे दे देंगे। ठीक है। अब मैं इनको 2 फायदे दूंगा अगर मैं ऑपरेटर हूं तो, बरोबर। मैं ऑपरेटर हूं, मेरे साथ आपकी तरह 2-3 लोग बैठे हैं जो डब्बे वाले, डब्बा ट्रेडिंग तो आप जानते हो, अगर आपने सुना है डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, जो माल डायरेक्ट शेयर बाजार में नहीं कटता है। एक तो ये इन्होंने मुझे जो 100 करोड़ दिया है पूरा वाइट है, वाइट यानी अगर मैंने 1000 रिलायंस बेचने को डाले तो पूरी दुनिया को दिखेंगे, स्क्रीन पे दिखेगा कि 1000 रिलायंस 1012 रुपये में इस भाई ने बेचने को डाले हैं। ये पूरी लीगल एंट्री पड़ेगी सेबी में। और एक होती है डब्बा ट्रेडिंग, जो इस रेट के ऊपर सिर्फ कागज में लिख रही है कि भाई रिलायंस 10,000 बेचे, ओके लिख लिया, लिए लिख लिया, आप और मैं हार जीत कर रहे हैं, बीच में सेबी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो ये वर्क कैसे करता है, ऑपरेटर क्या करता है, 100 करोड़ का माल ये भाई से ले लिया, इसको बोल दिया भाई ये 100 करोड़ आप मेरे को दे दो, मैं इसके अंदर हार जाऊंगा पैसे, यानी कि आपका लॉस ही होगा पूरे महीने में, यानी पूरे साल में आप इसके अंदर मान लो 100 करोड़ आपका मैं जीरो ही कर दूंगा, ये मान लो। अब कैसे करूंगा, ट्रेडिंग करके। तो आप तो काम हो गया, आपका जो दूसरे बिजनेस में कमाया हुआ पैसा था वो आपने यहाँ खो दिया, आपने बैलेंस शीट में जो दिखा दिया। यहाँ तो आपने शेयर बाजार में ही कमाया हुआ था अपने दिमाग से, रियल तरीके से, लेकिन अभी आपको उसका टैक्स नहीं भरना है। ठीक है, तो आपने दे दिया मुझे, मैंने आपको दे दिया कि ये लो भाई 2% मैं आपको और देता हूँ, मुझे ये चाहिए क्योंकि मेरे पास 100 करोड़ नहीं है, और 100 करोड़ है भी तो वाइट के नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए कि मुझे वाइट का कोई टर्मिनल दे दे। अब ऑपरेटर बैठ गया, अब सुबह सुबह वो 10 स्क्रिप्ट लो वॉल्यूम वाली खोल के बैठ गया। लो वॉल्यूम यानी निफ्टी की टॉप 50 में ही है लो वॉल्यूम, उसमें मिल जाता है आपको। लो वॉल्यूम क्या होता है, वो बस पूरा दिन देखते रहते हैं कि कब पब्लिक कम एक्टिव है। लाइक ऊपर के 10 बॉक्स जैसे पूरे रेट लिखे रहते हैं, ठीक है, कि रिलायंस 12 रुपये 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा, सेम बेटिंग में भी बैठ फिर ऐसे ही चलता है। आपको पूरे 100 बॉक्स दिखते हैं कि भाई इंडिया 20 पैसे में इतना लगाए वाला है, 21 में इतना है, कहाँ कहाँ कितना वॉल्यूम है क्लियर दिखता है सॉफ्टवेयर में। तो शेयर बाजार में भी वॉल्यूम दिखता है आपको कि भाई इतने रेट में इतने रिलायंस बिक वाले। मैं नाम ले रहा हूँ एग्जाम्पल, मैं कभी ये नहीं बोल रहा हूँ कैमरा पे कि रिलायंस में कोई ऑपरेटिंग होती है, ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी भी शेयर में हम बोल देते हैं चलो ना XYZ टेक्सटाइल, ठीक है, हम नाम में भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत अच्छी कंपनी है, उनके ओनर भी बहुत अच्छे ईमानदार हैं, तो उनके बारे में हम कभी भी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। कोई भी XYZ कंपनी के शेयर है, ठीक है, अभी वो वॉल्यूम दिखा रहा है उसको ऑपरेटर को कि भाई ये आज 12 रुपया चल रही है। अब ऊपर भी 7 रुपये तक, नीचे तक कोई नहीं है, और ऊपर 15 रुपये तक कोई नहीं है। कोई नहीं है मीन्स 100 शेयर 200 शेयर 500 शेयर 1000 शेयर, अरे इवन 10,000 शेयर भी मैटर नहीं करता ऑपरेटर के लिए, वो एक फूंक मार के उड़ा देगा।
उसके पास क्योंकि माल पड़ा है 100 करोड़ का, 10 रुपए का शेयर है, यानी वो 10 करोड़ शेयर तक तो उसको देखना ही नहीं है, वो कहीं भी ले जा सकता है उसको, वो 1 घंटे में 10 रुपए को 100 रुपए पे भी ले जा सकता है, लेकिन वो ऐसा पागल काम नहीं करेगा, नहीं तो वो पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा, सेबी की नज़रों में आ जाएगा। तो वो क्या करेंगे, एक एवरेज देखेंगे कि भाई एक शेयर में एवरेज रोज़ कितना वॉल्यूम हो रहा है, कि मान लो कि भाई एक 10 रुपये का शेयर है, उसका वॉल्यूम है रोज़ का भाई 50 लाख शेयर का, तो वो काम ही ऐसा करेंगे कि 50 वाला वॉल्यूम 55 के ऊपर ना जाए, 45 के नीचे ना जाए, ताकि वो सेबी की नज़रों में ना आए, मतलब नॉर्मल वॉल्यूम में खेलता रहे। नॉर्मल वॉल्यूम से कोई चीज़ कब बढ़ेगी, जब उस कंपनी में कोई बड़ा न्यूज़ आएगा। लाइक अभी एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, गुजराती है, उनकी कंपनी के शेयर, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी में रिपोर्ट आया कि स्कैम हो रहा है, तो उनके शेयर बार बार गिर गए थे, हमारे अहमदाबाद के ही है, ठीक है, गुजराती भाई, तो उनका नाम नहीं लूँगा मैं। वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, क्योंकि उस दिन कोई न्यूज़ आ जाती है, यहाँ कोई बजट आ गया कि बजट में कोई चेंजेस हो गया जिससे इस कंपनी के प्रोडक्ट को फर्क पड़ रहा है, तो स्पाइक आएगा, नहीं तो वो चीज़ उतने में ही चलेगी। सेम लाइक क्रिकेट में भी वर्क करता है कि आईपीएल का मैच है, तो बेटफेयर को पता है कि एक आईपीएल के मैच का वॉल्यूम 5,000 से 15,000 करोड़ है, तो अगर वो एक ही मैच में मान लो कि 1 लाख करोड़ चला गया, तो उसके ऊपर इंक्वायरी बैठ जाएगी कि भाई आईपीएल के 70 मैच है, अगर 65 मैच में 5,000 से 15,000 करोड़ का ही वॉल्यूम आ रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो ये 30,000 हुआ तो क्यों हुआ, और हुआ तो कौन सी आईडी से हुआ, कितने लोगों ने किया, और वो किस टीम पे ज़्यादा लगाया गया, किस रेट पे लगाया गया, और वहाँ से टीम कैसे घूमी, फिर उसकी फुटेज भी चेक होगी कि भाई अगर इस टीम पे ज़्यादा माल लगा तो यहाँ के इसके प्लेयर ने बार बार कैच देने की ट्राई की है, या 2 ओवर में 40 चाहिए थे तो इसने फुल टॉस डाले हैं, नो बॉल डाले हैं, वहाँ से आईसीसी को मेल जाएगा बेटफेयर से कि भाई सस्पिशियस मैच है, चेक करो। टेनिस में भी, इवन टेनिस में भी कोई प्लेयर, मान लो टेनिस का रूल होता है 3 सेट का टेनिस मैच है, प्लेयर अगर 1 सेट खेल के बोलता है कि अरे पैर दर्द हो रहा है, आँख में कचरा गिर गया, कुछ भी दर्द हो रहा है, मैं रिटायर, तो वो मैच हार जाएगा, सामने वाला जीत जाएगा। तो जब जब ऐसा होता है तो वहाँ पे क्या रूल है, यूके में सारी स्पोर्ट्स बुकों को मेल जाता है कि भाई इस प्लेयर के मैच में आपके यहाँ पे कोई सस्पिशियस बैट हुई है, जैसे मान लो कि आप टेनिस का मैच खेल रहे हो, आप फेवरेट हो और पहला सेट भी जीत गए, एक तो आप फेवरेट और पहला सेट जीत गए, तो ये मतलब कमज़ोर प्लेयर का तो 1 का 10 मिल रहा है, 1 का 20 मिल रहा है, सडनली आपने बोला आँख में कचरा गिर गया और अब मैं नहीं खेल सकता, तो ये जीत गए। सोचो कितना बड़ा स्कैम है, एक साथ 5-10 हज़ार रुपये 5-10 हज़ार करोड़ कट सकते हैं अगर वो विंबलडन का मैच है तो पूरे वर्ल्ड में। तो उस हालात में क्या होगा कि सारी स्पोर्ट्स बुकों को बेटफेयर को चेक किया जाएगा वॉल्यूम में कि एक विंबलडन के मैच में एवरेज सट्टा इतना लगता है, तो आज की मैच में क्या इस खिलाड़ी के ऊपर ज़्यादा माल लगा था और किसने लगाया था, कितनी आईडियो ने लगाया था, सबका आईपी एड्रेस तक चेक होगा कि भाई कोई ग्रुप बेटिंग तो नहीं हुई। अगर सब ठीक चला, क्लियर हुआ तो ओके, नहीं तो वहाँ तक की बेटें भी वॉइड हो जाएगी सारे प्लेयरों की, वो पैसे उनके कैंसिल हो जाएंगे। इवन वो अगर विड्रॉ भी करके गए तो उनके घर पुलिस जाके वापस ले आएगी, अगर रेगुलेटेड कंट्री है तो। प्लेयर का तो ऊपर इंक्वायरी बैठी जाएगी, अगर आप साल में 2 बार ऐसे रिटायर हो गए खेलते खेलते तो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठेगी, आपका फिजियो का पूरा रिपोर्ट लिया जाएगा कि भाई तू वाकई में इसको अनफिट है या फिर सही, एक्सरे रिपोर्ट निकलवाओ इसकी कि हुई थी कि नहीं, हर चीज़ होगी, क्योंकि ये सब चीज़ें क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल सब जगह होती है। तो बात थी शेयर बाजार की, तो जब वो ट्रेडर क्या करेगा कि एक वॉल्यूम देखेगा कि भाई अभी ये शेयर में कम वॉल्यूम है, तो वो क्या करेगा, अपने तीनों दोस्तों को बोल देगा देख भाई अभी ऊपर में वॉल्यूम नहीं है, मैं इस 10 के शेयर को 16 तक खींच के ले जाऊंगा 3 घंटे में, 2 घंटे में, 15 मिनट में, तुम जाओ 10 रुपये में जितना माल मिलता है उठा लो, तब तक ये माल पकड़े। ये क्या करेगा, 10 रुपये को भी पकड़े रखना है, तो ये 9.5 और 10.5 में 2 अलग अलग टर्मिनल से माल खड़ा कर देगा, 50-50 हज़ार, 2-2 लाख, 5-5 लाख शेयर का, मतलब 10 के नीचे भी 50,000, लाख, 2 लाख शेयर लगे हुए हैं जो यहाँ पे एक टर्मिनल में लगाए हैं, और 10 के ऊपर भी 10.5 तक माल लगा दिया है, तो अभी वो भाव हिलेगा नहीं। छोटी पब्लिक हिला ही नहीं सकती उसको, क्योंकि वैसे ही मरा हुआ शेयर है, कम वॉल्यूम है, और उसमें पब्लिक देख रही है कि अरे यार 10.5 में इतना माल खड़ा है, 9.5 में इतना खड़ा है, तो ये तो 10 पे फ्रीज हो गया, और आप बिंदास आप बैठे हो, ये चाय पी रहा है, बोल रहा है ला ले ले जितना लेना है ले ले, तेरे में दम है उतना ले ले, ये आधे घंटे तक आप ले रहे हो, ठीक है, 10-20 डब्बे वालों के पास आपने ले लिए। अच्छा, डब्बे वालों का भी अलग सेटिंग है, उन्हें पता है कि आप चोरी का माल काट रहे हो, ऑपरेटिंग यानी चोरी, तो वो आपका माल डबल आगे उतार रहे हैं, वो भी आपके साथ ही चल रहे हैं, आपके अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं, एक पूरी मंडली बनती है, सिस्टम बन गया पूरा एक। ये वो चोरों वाला काम है। देखो 3 चोरों की मंडली होती है, क्या करती है कि एक आदमी बात करवाएगा, एक आदमी उसका पर्स लेके भाग जाएगा, उसी तरह का होता है। तो ये काम है ध्यान भटकाने वाला। आपने माल ले लिया, अब इसने चाय खत्म की, अब ये बोलेगा अब चलने दो, फिर वो पूरा वॉल्यूम हटा देगा अपना, वो जो था ना 50,000 नीचे 50,000 ऊपर, ये फिर से कमजोर गाय बन के यूं 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 होने लग जाएगी, पब्लिक चला रही है उसको। अब अभी ऑटो पायलट मोड पे है, अभी ऑपरेटर कुछ नहीं कर रहा है। अब थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, अब बोलेगा रेडी हो जाओ,
मैं लाने वाला हूँ 15-16 रुपये, वो ऊपर देख लेगा कहाँ तक कम वॉल्यूम है। अच्छा देखो ये फ्री का क्या है, फ्री की लूट हो रही है। एक ज्वेलरी शॉप है, मैंने पत्थर मार के उसको तोड़ दिया और मैंने उसमें से 70% सोना निकाल के बैग में भर के मैं भाग रहा हूँ, कांच तो टूटा पड़ा है, तो आजू बाजू की पब्लिक भी एक एक चेन एक एक अंगूठी लेके भाग जाएगी। सीधी सी बात, एग्जाम्पल ऐसे दे रहा हूँ कि आपकी पब्लिक समझ सके। सही बात है। ऐसे हाल में क्या होगा कि जो शाणे लोग हैं वो पूरा दिन स्क्रीन देखते रहते हैं, उन्हें पहले समझ में आ गया कि देखो 10 के नीचे पत्थर लगा, 10 के ऊपर लगा, कोई भाव सेट कर रहा है, उसने देख लिया। तो आप माल नहीं काट रहे हो, इंडिया में जैसे 100-200 शाणे लोग हैं जो माल काट रहे हैं, जिनको पता भी, आपको पता भी नहीं है कि आपके पीछे वो लोग काम कर रहे हैं, तो उन्होंने भी ले लिया और उन्हें पता है कि झक मार के इसको 15-16-14-12 ले जाएगा। उन्हें तो क्या चाहिए, 10 का 12 ही चाहिए। आप 16 करोगे, उसको ये पता है कि ये ट्रेडिंग का व्यापार है, ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो वो राह देख के बैठे। अब ये भाई 1 घंटे बाद क्या करेंगे, ये हर बाल में माल लेना चालू करेंगे। इस मशीन में आने वाला है लॉस, क्योंकि इस मशीन में पहले तो है ना ये लेना चालू करेंगे 10 में, 10.5, 11, 12, कॉमन पब्लिक बेचेगी, FII, DII, जितने के पास भी वो माल है सब मारेंगे कि यार ये तो 10 वाला कोई रीज़न ही नहीं है, आज कोई ऐसा फैक्टर ही नहीं है कि ऐसे बाजार खराब है, निफ्टी माइनस जा रही है, बाजार खराब है, सेंटीमेंट खराब है, जैसे अभी चल रहे हैं। लेकिन ये शेयर को भाई कोई मतलब ही नहीं है, ये तो भाई पेट्रोल पी के भाग रहा है, क्योंकि इसको भगाया जा रहा है। इसकी औकात 10 की है, 10 पे आना ही है, अभी नहीं तो कल आ जाएगा, बट ये आज जाएगा 16 पे, तो ये इसको ले रहे हर भाव में ले रहे हैं। इसे फर्क नहीं पड़ता, इसे फर्क ही नहीं पड़ता कितने भी यार, इसके 100 करोड़ पड़े हैं मार्केट में, तो माल ही नहीं है, कौन देगा। और एक लेवल पे क्या होता है, अब यहाँ से भेड़ बकरियाँ चढ़ेगी। कौन चढ़ेगी, भेड़ बकरियाँ, यानी कि ये जो देख रहे हैं हमारा पॉडकास्ट, शेयर बाजार वाले भाई लोग, ठीक है। जब 10 वाला 11 जाएगा ना, तो मार्केट में रूमर जाएगा, अरे यार आज तो कुछ है यार, इसमें बहुत लोग बाय कर रहे हैं, वॉल्यूम तो देख फट रहा है ये शेयर, तो ले। अब 11 में कोई लेगा, 11.5 में लेगा, 12 में लेगा। आपका तो काम क्या है कि 10 वाला 16 करके आप तो 2 घंटे में फ्री हो जाओगे, और आपके पीछे जो चल रहे हैं ना वो गुप्त लोग, जिसको पता है कि आप काम कर रहे हो, वो भी निकल जाएंगे, फंसेगी सिर्फ भेड़ बकरियाँ। अब वो क्या करेंगे, 12 आ गया यार, देखो सुबह नहीं लिया, अब ले लो। वो देखते हैं, उनको वो क्या सोचते हैं कि हमारा चार्ट ये दिखा रहा है, मशीन ये दिखा रही है। भाई तेरी मशीन को दिखाया जा रहा है, तेरी मशीन को हम चला रहे हैं, तुझे कहाँ पता है। ऑपरेटर तो यही सोच रहा होगा, वो 15-16 आपको फिर बोलेगा चलो काटो, ऐसे ये चालू है और काटो, तो तुम 14 में बेचोगे, 14.5 में बेचोगे, ये भाई 15 में बेचेंगे, तुम्हारा माल जैसे ही जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग हिसाब करोगे कि आपने सुबह 10 में 1 करोड़ शेयर लिए, एवरेज 14, 15, 14.5, 14 ही पकड़ लो, 14 में आपने 1 करोड़ शेयर काट दिए, कितने हुए, 4 करोड़ रुपए आपने बना लिए। अब मशीन में तो मैं फंस गया, क्योंकि मैंने तो माल ले करके इसको 14-15 पहुंचा दिया। अब मेरे साथ पब्लिक ने भी तो लिया है। अब आने वाला है क्या है कि वो माल मेरे पास रह गया खड़ा वाइट में, जिसका लॉस तो पक्का है, ये भाई का लॉस होगा। अब कितना होगा आप सोचो, क्योंकि यहाँ 4 करोड़ मिल चुका है, ब्रोकरेज काट लो, चलो 4.25 करोड़ मिल गया है, अब जो भी मिला है 3.90 मिला है, 2% ब्रोकरेज होगी, 1% होगी। तो अब उसको नीचे ले जाने का प्रोग्राम क्या है, या तो सेम डे होगा, इसको बोलते हैं साइकिल 2, या फिर वो दूसरे दिन तीसरे दिन होगा, यहाँ पे माल पड़ा ही रहेगा। और वो कंपनी में इतना माल ले लिया ना पब्लिक ने कि वो तो 14, 15, 13 में ही खेलती रहेगी। अब आएगा दिन नंबर 2। अब दिन नंबर 2 में क्या होगा कि फिर से कोई सेंटीमेंट ऐसे होंगे, या कोई नाम नहीं लूँगा, न्यूज़ चैनल के एंकर ऐसे होंगे जिनको पैकेट पहुँच रहे हैं, गिफ्टें पहुँच रही है, बिजनेस न्यूज़ चैनल वाले, कि भाई एक काम करो ना, आपका काम कर देंगे, ये शेयर की खवा चला दो कि देखो 10 था कुछ दिन पहले, कल 12 था, 14 था, अब ये 18 तक जा सकता है, आप बोल दो, आपका हम देख लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तो माहौल गर्म हो गया, भेड़ बकरियों को और एक सहारा मिल गया इस शेयर के लिए कि यार ये तो लेना चाहिए। अब तो न्यूज़ चैनल वाले भी बोल रहे हैं, तो भेड़ बकरियाँ और लेगी। अब मैं बैठूंगा 3 दिन बाद वापस, 4 दिन बाद, 7 दिन बाद, चलो भाइयों रेडी हो जाओ, 15 पे शेयर है, मैं 15 को 16, 17 ले जाऊंगा, भेड़ बकरियों को पकड़ा दूंगा। अब मैं बोलूँगा चलो मारो 2 करोड़ शेयर 17 में सेल करो, आप डब्बे में करोड़ 2 करोड़ 17 में बेचोगे, 16 में बेचोगे। ये साइकिल 2 चल रही है। फिर मैं 1 घंटा चाय पीऊँगा, थोड़ा बहुत भेड़ बकरियों में पैनिक आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने चालू नहीं किया है, तो डब्बे में माल जा रहा है। पर कुछ डब्बे वाले कैसे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो वाइट मशीन में भी माल डालेंगे। क्यों डालेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अब ये बकरे की मौत आ गई है, अब ये कटने वाला है। तो क्या है, सब्र नहीं होता उनमें कि भाई वह सिर्फ यहाँ खेले, तो थोड़ा थोड़ा पैनिक आना चालू होता है मार्केट में कि यार ये 17 वाला 16 आ गया, 15.5 आ गया, क्या हो गया, सेंटीमेंट के बिना बढ़ गया था, अब सेंटीमेंट के बिना गिर रहा है, ठीक है। अब वो कैंडल भी बेचारी कभी यूँ जा रही है, कभी यूँ जा रही है, जो कैंडल देख के हम सब डेली कैंडल डे मनाते हैं शेयर बाजार में। अब ये भाई जब दूसरा राउंड चालू करेंगे, आपने तो बेच दिए 2 करोड़ शेयर, ये हर भाव में मारेगा,
पब्लिक लेते लेते थक जाएगी, छोटा ट्रेडर छोड़ नहीं पाएगा। क्यों? उसके अंदर होती है होप कि यार मैंने तो इस न्यूज़ चैनल वाले को देख के, अच्छा न्यूज़ चैनल वाले भी इस टाइम पे हिम्मत देंगे। आपने अभी के शेयर बाजार में देखा ना, 2 महीना गिर रही थी, आपको हर न्यूज़ चैनल पे क्या दिख रहा था? हमारा देश अच्छा है, अभी ये अच्छा है, अभी भाव बढ़ जाएगा, ये पैनिक है, वॉरेन बफेट ने बोला है कि जब डिप आए तब खरीदो, ये वो, आपको सारे वो कोट दिखाए जाएंगे जो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ है, हमारे देश में म्यूचुअल फंड और SIP जो माल लेने ही वाले हैं, क्योंकि उन्हें तो आपके पैसों से लेना है, तो वो तो लेंगे, वो क्यों बेचेंगे? तो माल लेने वाले हैं। अब ये भाई मशीन में मार रहा है, पुराना माल साला खाली किया इसने मशीन में, भाई के डब्बे में। आपने पहले राउंड में 4 करोड़ कमा लिए, दूसरे राउंड में चलो 4-5 जो कमा लिए, यहाँ पे 9 करोड़ रुपया मेरा तो सेफ हो गया। मैंने ये भाई की मशीन में 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक माल लिया था, वो 15, 16, 17, 14, 10, 11 में मैंने बेच दिया। यहाँ पे मेरा लॉस दिखा रहा है 3 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 1.5 करोड़, व्हाट डिपेंड ऑन वॉल्यूम। हो सकता है 1 करोड़ में छूट जाऊँ, हो सकता है 8 के सामने कभी मेरा 6.5 भी चला जाए, स्टिल मेरा क्या गया? 6.5 प्लस 2% इनको दूंगा, इनका काम हो गया, इनकी वाइट मनी जीरो हो गई, 6.5 कम हो गए इनके तो 100 करोड़ में से। और अगर ये मेरे को महीने के लिए देंगे तो मैं तो इनका 100 करोड़ पूरा फूंक दूंगा। तो यहाँ पे मॉरल ऑफ द साइंस क्या है? मरा कौन? आम जनता। वाइट में कमाने वाले भाई ने टैक्स बचा लिया, ऑपरेटर ने चोरी करके माल कमा लिया, माल काटने वाले उसके भाई दोस्तों ने कमा लिया। जो ज्ञानी लोग ये गेम को समझ चुके हैं, जो मशीन को देख रहे हैं, चार्ट नहीं देख रहे हैं, कुछ नहीं देख रहे हैं, वो कमा लिए। बराबर। न्यूज़ चैनल पे जो आपको सलाह देने वाले हैं, ठीक है, जैसे टॉस उछलता है क्रिकेट में, आपने हमेशा नोट किया होगा, टॉस के बाद है ना 10 में से 9 बार गलती बताएंगे। बैटिंग ट्रैक 300 बनेंगे, 400 बनेंगे, तो क्या है, फैंटासी में लोग प्रोबेबिलिटी वाली कोई भी ऐप होगी उसके ऊपर जाके रन लगा देंगे कि हाँ भाई 300 बनेंगे, 400 बनेंगे, 9 बार नहीं बनेंगे। उन्हें भी झूठ बोलने का पैसा मिलता है, और जो बिजनेस न्यूज़ पे बोल रहा है उसे भी पैकेट पहुंच रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ऐसे होते हैं। देखो मैं पहले बता दूं कि मैं कभी भी जब कोई एग्जांपल दूंगा कंपनी के लिए या किसी के लिए, तो सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली ऐसे आजकल हो गए हैं। दुनिया ही ऐसी हो गई है कि सबको पैसा चाहिए, एथिक्स जैसा कुछ है नहीं। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ये हो गया स्कैम नंबर 1, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग। राउंड 1, राउंड 2। अच्छा, ये राउंड 1 मिनट 1 घंटे से लेके 2-2 महीने तक के होते हैं राउंड, यानी कि जैसे मैंने 10 रुपये में लिया, 14-15 में काटा, ये कभी कभी आधे घंटे में भी सुलट जाता है। और कभी कभी जिनमें ताकत होती है ना, लाइक FIIs जिसको आप लोग बोलते हो फॉरेन इन्वेस्टर, ये 5-5, 10-10 देशों के बड़े बड़े FIIs मिलके एक देश की मार्केट को 6-6 महीना भी खींच लेते हैं। जैसे आपने रैली देखी इंडिया में, वो क्यों रैली चली इंडिया में? 8 महीने की जो रैली थी कि कुत्ता बिल्ली सब शेयर खरीद रहे हैं, सब SIP कर रहे हैं, एक ट्रेंड चल पड़ा कि यार शेयर बाजार में ही पैसे डालो। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे इतने दोस्त हैं इंडिया में प्रॉपर्टियां बेच रहे हैं, और जो लोग दूसरे बिजनेस में 3% रिटर्न है, मतलब मंथली 3%, साल का 36% वाले बिजनेस से पैसे निकाल के शेयर बाजार में डाल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ पागल हो गए हो? बोले सब ले लो, बस ऊपर ही जाएगी, ऊपर ही जाएगी। हम तो जानते हैं कि क्या होने वाला है एंड में, ये गुब्बारे सारे फूटने हैं। अभी तो शुरुआत है, ये वीडियो आएगा उसके बाद तो अभी आने वाले 6 महीने क्या होगा वो तो दुनिया देखेगी। ऑलराइट सर, एक चीज बताओ, आपकी शुरुआत एज अ खेलने वाले से हुई थी या एज अ बुकी हुई थी? देखो दुनिया का हर बुकी पहले प्लेयर होता है, सीधा बुकी बनने वाला मैं अपनी लाइफ में किसी आदमी को नहीं जानता। ठीक है, मेरे पहचान में जितने भी दोस्त हैं या पहचान वाले हैं, तो मैं एज अ प्लेयर जैसे कि बताया कि 13-14 साल की उम्र तक तो मुझे क्रिकेट में कुछ पता चलता नहीं था। फिर हमारे सिटी में खाई लगाई बैग ले तब था, किसी को पता नहीं। तो क्या है कि चिट्ठी विट्ठी डाल देते थे कि भाई ये 2 देश मेरे, 1 देश तेरा, कप जो जीता वो ले जाएगा, या फिर ये 4 खिलाड़ी मेरे, 4 तेरे, टोटल रन का होगा। तो वहाँ से मेरा क्रिकेट के तरफ प्यार या अट्रैक्शन चालू हुआ। फिर जब इंटरनेट आया तो 1996 से 99 मैंने रिसर्च किया, और मेरे अंदर कोई सिक्स सेंस ऐसी थी कि मतलब मैं आंख बंद करके भी बोल देता था ना कि नेक्स्ट बॉलर पे शोएब अख्तर बोल्ड करेगा, आउट करेगा नहीं, बोल्ड ही करेगा, तो बोल्ड होता था। और ऐसा 10 में से 9 बार होता था। तो मुझे लोग बोलते थे तू कैसे करता है, और मेरा जवाब यही होता था कि भगवान जाने। सुनने में अजीब है। जन्नत पिक्चर आप पे बनी, ये बात सच है कि नहीं है? वो तो कुछ है ही नहीं। मतलब मैंने इमरान को मुंह पे बोला, इमरान हाशमी मेरे ब्रांड एम्बेसडर मिले उनसे, मेरे 2 साल ब्रांड एम्बेसडर थे ना CBTS स्पीड न्यूज़। अच्छा, ओके। और मेरे बर्थडे पे भी आए थे, तो मैंने उनसे बहुत लंबी डिस्कशन की थी कि मेरी भाई जन्नत 3 बनाओगे तो मेरे पास बहुत सारे सीन है, बहुत सारे डायलॉग हैं, और मेरी लाइफ की स्टोरी के बहुत किस्से ऐसे हैं जो एक बॉलीवुड में 1000 करोड़ की मूवी को काम आ सकते हैं। तो उन्होंने बोला है कि लूंगा जब भी ऐसी मूवी का पार्ट 3 बनेगा। एज अ प्लेयर कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि आप पैसे नहीं दे पा रहे हो? बहुत बार आई है, और फिर किस ऑलमोस्ट ये कहूंगा कि 10 में से 9 बार आई है। सर इतना अच्छा प्रेडिक्शन होने के बाद कैसे नहीं, तब नहीं। देखो मैं आपको एक पहले चीज बताता हूँ कैमरा के सामने, झूठ नहीं बोलूंगा। ज्योतिषी कभी खुद का हाथ नहीं पढ़ सकता, मैंने सुना है। आप डॉक्टर हो, खुद का ऑपरेशन करके किडनी चेंज कर सकते हो खुद की? नहीं।
तो सेम मेरे साथ है। अगर मान लो मैं 10 मैच प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, नॉर्मली अगर मेरा 14 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो 90% है। मतलब आईपीएल के लास्ट 10 सीजन में मैंने अगर बोला है कि ये टीम जीतेगी तो 7-8 बार जीती है, इवन वर्ल्ड कप, वर्ल्ड के कोई भी टूर्नामेंट हो। लेकिन जब जब मैं खेलता हूँ तो मेरी एक्यूरेसी 10 में से 5-6 बार फेल चली जाती है। ओके। क्योंकि देखो आपके इमोशन जुड़ जाते हैं जब आप खुद खेलते हो ना। और क्या है कि देखो भगवान का भी एक हुक्म होगा कि आप रास्ता दिखा सकते हो, चल नहीं सकते। और आपको अगर एजुकेशन दे के पैसा मिल रहा है, देखो मैं जब कुछ नहीं था तो मैं लोगों से हाथ जोड़ता था कि भाई मेरी टिप पे खेल ले, क्योंकि मेरे पास तो पैसे होते नहीं थे। सच बताऊं, मेरे पास पैसे होते नहीं थे, मैं इतना हार चुका था जैसे कि मैंने बताया। और तब तक मेरा सिक्स सेंस इतना नहीं जागा था, मैं अर्ली स्टेज में ही हार चुका था जब मुझे नॉलेज नहीं था। जब नॉलेज आया, बरोबर जो बोलते हैं ना कि जब घर पे कंघी आई तो बाल चले गए, वैसा हो गया। तो नॉलेज आया मेरे पास कि मैंने जब स्टेट्स पढ़ना चालू किया, वेदर देखना चालू किया, पिचों के देखना चालू किया, मतलब मैं जितना घुसता गया मैं इस दुनिया को पहचानता गया कि यार क्रिकेट ऐसे भी काम करता है। फिर मेरे कुछ दोस्त बने जो रणजी खेलते थे, कुछ ग्राउंड के पिच क्यूरेटर मिले, तब मुझे पता चला कि यार पिच भी सबसे बड़ी खिलाड़ी तो पिच है। कि आप अगर सोचो कि दुबई की पिच पे 5 वनडे हुए अभी चैंपियंस ट्रॉफी के, एक बार भी 350 नहीं बना। नहीं तो वनडे में आजकल मजाक है 350 बनना। यही 6 वनडे आप वानखेड़े में खिला लो, 400 बनेंगे और 400 न्यूजीलैंड चेज कर जाएगा। यहाँ 250-300 तो ब्रेड बटर है वहाँ पे। तो क्या होता है कि जब मैंने ये सारा रिसर्च किया तब जाके मेरा सिक्स सेंस भी जागा, ज्ञान भी जागा। लेकिन तब मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं कर्जे में था बहुत। उस जमाने के हिसाब से एक 22-23 साल का लड़का 25 लाख कर्जे में होना बड़ी बात थी, आज से 25 साल पहले। आज तो 25 लाख चलो इतने बड़े हैं कि नहीं, आज भी कुछ लोगों के लिए तो होंगे ही, बहुत बड़े हैं सर। बट उस आदमी के लिए तब थे कि जिसके फादर महीने के 25,000 50,000 कमाते हैं। तो आपके जब वो सिचुएशन आई तो आपके साथ किस हद तक सांड बुकी थे आपके साथ इन्वॉल्व? बिल्कुल बिल्कुल थे मेरे साथ। गाय वाले भी थे, भैंस वाले भी थे। तो ऐसे भी थे जिन्होंने टाइम दे दिया, ऐसे भी थे जिन्होंने बोला ठीक है जब हो तब देना। और सांड जैसे बोला कि मेरे को भी एज अ मतलब तलवारें लेके जीप में 5-5 लोग उठाने के लिए आए थे। हालांकि मुझे भगवान का वरदान था कि मुझे आज तक किसी ने पकड़ के एक थप्पड़ भी नहीं मारी। मैं हर बार बच जाता था, भाग जाता था। मैं ना बाइक और कार बड़ी तेज चलाता था, तो मुझे आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। 150 किलोमीटर तक मेरा चेस किया गया है। अच्छा। 150 किलोमीटर 140 की स्पीड पे मैंने गाड़ी भगाई है। और उनके पास जीप थी 120-25 तक, तो उनकी भी गई होगी, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। और पकड़े जाता तो आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता, ये गारंटी मैं देता हूँ। सर कितने पैसे आपके स्टेक पे लगे हुए थे उस टाइम जब आपको चेज किया जा रहा था? उस टाइम पे मेरे को उस बुकी को देने थे 5,40,000। तो दिया आपने फिर बाद में? नहीं, उसमें देखो सच बताऊं तो उसके बाद वो अगर बोलूँगा तो बुरा लगेगा, बोलो ना। मैंने आज तक नहीं दिया। अच्छा। और उसने मांगे भी नहीं, क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने आपस में इतने बड़े व्यापार किए ना कि आज भी हम उस बात पे हंसते हैं। तो अब दोस्त हैं वो आपके? वो आज की डेट में इंडिया का नंबर 1 बुक साइट का मालिक है बस। अच्छा। मतलब ये समझ लो कि उससे बड़ा कोई नहीं है। सर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, आजकल ये बेटिंग बुक्स बहुत ऑनलाइन हो गई हैं, जो कि इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू मार्केट ऐसे हो रही है कि लूडो खेलो, लकी 7 खेलो, हो वहाँ पे क्रिकेट, मतलब पूरी बुक ही ऑनलाइन आ गई, हो वहाँ पे सट्टा ही रहा है। और आपकी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये चलता है, तो ऐसा क्यों ऑनलाइन क्यों लाना पड़ा? और इसमें पैटर्न कैसे चेंज हुआ ट्रेडिशनल वे से? क्योंकि अब यूजर्स बढ़ गए और बड़े बड़े बुक ओनर्स की शादियां हो रही हैं, वो आ रहे 500 करोड़ के बजट हो रहे हैं, तो इतना मैसिव कैसे हो रहा है ये सब? और ये सब दुबई का नाम आ जाता है पता नहीं कहाँ से, तो ये सब ये ट्रांजिशन कैसे? ये सारे सवाल का जवाब एक्चुअली 5-7 मिनट के जवाब में आ जाएगा। ठीक है, एक कहावत है हमारे हिंदी में, आपत्ति से ही आविष्कार है। मतलब इंसान की जात पे जब आपत्ति आती है ना तो वो कोई ना कोई आविष्कार करता है। ठीक है। ठीक है, तो आपत्ति क्या होती है कि जैसे मैं टिप दे रहा था, अब मेरे पीछे बहुत से लोग टिप देना चालू हो गए 2012-13 तक। तो 16 तक तो सब स्मूथ चल रहा था, टॉप 10 टिपर चल रहे थे इंडिया में, कोई ज़्यादा कमा रहा था, कोई कम कमा रहा था। तब तक इंडिया में ऑनलाइन बेटिंग नहीं थी, ना ही फैंटासी थी। ठीक है, कुछ नहीं था। रमी की ऐप चल रही थी, कुछ रमी सर्कल और रमी कुछ पोकर के चल रहे होंगे, या लूडो फूडो भी शायद कोविड में ही ज़्यादा चलना चालू हुआ, लोग घर बैठे थे तो लूडो फूडो चालू हो गया। ठीक है, तो बात आती है नोटबंदी की। अब वहाँ तक सब ठीक है, अब हम फीस कैसे ले रहे हैं? ठीक है, अगर मुझे किसी से फीस लेनी है तो मुझे मान लो बैंक में भेज रहा है या कैश भेज रहा है आंगड़िया में, जो हमारे इंडिया में एक सिटी से दूसरे सिटी गवर्नमेंट ने लीगल करके रखा है, आप किसी को 10-20 हज़ार रिश्तेदार को भेज सकते हो। वैसे मेरी टिप की फीस आ रही थी तो मेरा घर चल रहा था, मेरा सब चल रहा था। अब 2016 को मोदी जी ने आके बोला कि भाई नोटबंदी की वजह से आज से ये नोट बंद हो गए। तो मेरी एक आदमी की टीम थी तब, मैं और मेरा एक हेल्पर था,
हम दोनों मिलकर ही सारा काम करते थे। रिसर्च मैं करता था, टिप मेरी, लेन देन का काम वो सब बैंकिंग वैंकिंग छोटा मोटा। तो मैंने उसको बोला कि दुकान अपनी बंद हो गई। 8 बजे उन्होंने बोला, मैंने 8:30 को इसको बता दिया। बोले हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं बोला अच्छा एक बात बता, नोट बंद हो गई, सब कुछ बैंक में है, रोज़ के 2000 से ज़्यादा या हफ्ते के 2000 से ज़्यादा तुम निकाल नहीं सकते। तू बंदा बुकी के पास खेलेगा, जीतेगा तो बुकी कैश कहाँ से लाएगा, बंदा हार गया तो बंदा कैश कहाँ से लाएगा। बोले हाँ वो बात तो सही है। जो बात मैं आधे घंटे में समझा उसको समझने में 2 घंटे लगे, और पूरी दुनिया को और मेरी इंडस्ट्री को समझने में 2 महीने लगे। सब ने ये सोचा कि अरे कुछ नहीं है, पुरानी नोटों में ले लेंगे, पुरानी में दे देंगे। ट्राई भी की सबने, बट एट द एंड वो नोटें डालनी किधर है, बैंक में। वो तो आप वाइट के बिना डाल नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। तो सबके दिमाग में ये, और अपना तो देखो सीधा सा काम है कि जब आ गए तो पता चला कि टिप से काम करना है। अब इनकम तो चाहिए, क्योंकि हम तो कैसे थे, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, पैसे बचाने में बिलीव करते नहीं थे। तो करें क्या, तो बोला चलो दुबई घूमने चलते हैं। तो दुबई घूमने निकल गए। फिर मैंने वहाँ से उसको बोला दूसरे दिन, बोला देखो भाई अब तो एक ही चीज़ है कि ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, बराबर, ग्राहक खेलेगा तो टिप लेगा, नहीं तो टिप ही क्यों लेगा, बीमारी नहीं पड़ेगा तो दवाई क्यों लेगा। तो बोला कि करना क्या चाहिए। तो भाई 2-3 लोगों ने बोला कि भैया देखो हम ये आईडी चलाते हैं। उस टाइम पे छोटी मोटी लोग चलाते थे क्रेडिट पे। क्रेडिट यानी जो मैंने आपको ऑफलाइन बुक ही बताया, वो क्या करते थे, फ़ोन पे भी लिखते थे, साथ में कोई ग्राहक बोलता था कि हमें आईडी दे दो तो उसको जुबान पे देते थे एडवांस लिए बिना, कि भाई तेरी गारंटी 1 लाख की है ना, ले 1 लाख की आईडी ले जा, ताकि कोई मैच में मैं नहीं बैठा हूँ, मैं बीमार हूँ तो तू खेल सके। और तब इतना कचरा नहीं था, ना कसिनो था अंदर, ना कोई ऐसी गेमें थी, ना कोई ज़्यादा फैंसियाँ थी, बस मैच आती थी 2-4 फैंसी, 6 और 10 और 15 और, इतना ही कचरा आता था अंदर। और गिनी चुनी इंडिया में 1-2 आईडी चलती थी जो बाहर से आती थी, वो भी दुबई की थी, इंडिया की नहीं थी। इंडिया की एक आध बनी थी लेकिन वो फालतू थी। तो उस आदमी ने मुझे क्या बोला कि भाई, मेरे मतलब खास दोस्त था, कि देख तेरी ब्रांड है, तेरा नाम है, आंख बंद करके पूरे इंडिया के लोग तेरे पे भरोसा करते हैं कि भाई अमित भाई आपने बोल दिया तो पैसे आ जाएंगे, जैसे आज करते हैं। तो बोले आप खाली एज अ ब्रांड एम्बेसडर लिया मुझे एक तरह से, कि CBTF नाम से हम बुक लॉन्च करते हैं कि अमित भाई की बुक है, आप बोल दो कि यहाँ खेलो, पैसे की जिम्मेदारी मेरी। बोला भाई मुझे क्या फ़ायदा। तो बोले भाई आपके ग्राहकों में आप हिस्सा रख लो। बोला वो मैं रख नहीं सकता, क्योंकि मेरा ग्राहक हारेगा तो इसका मतलब मेरी टिप फेल हो रही है, और मैं तो जानता हूँ कि मेरी 10 में से 9 पास हो गई। बोला भाई तू हारे के जीते मुझे क्या देगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई मैं डिपॉजिट पे आपको 2% 3% दे दूंगा। मतलब आपके ग्राहक अगर रोज के 1 लाख रुपए डाल रहे हैं तो मैं 3000 रुपये दे दूंगा। अब मैं वो 3000 के लिए धंधा नहीं करवा रहा था उसको, मेरा पर्पस क्या था कि यार जो मेरी टिप ले रहे हैं 300-400 लोग, या जो वो फॉलो कर रहे हैं, उनको खेलने के लिए प्लेटफॉर्म मिल जाए जिसमें वो बैंक से दे रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, और वो बैंक से ले रहा है, बैंक से दे रहा है, ठीक है। अब वो उसका मैटर है कि उस टाइम पे उसने लीगल गिना, इलीगल गिना, क्या गिना, उसने किस अकाउंट में लिए, वो मेरी मैटर नहीं है। मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर उसकी ब्रांडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ करके उसका काम कर दिया, और मेरी जुबान पे 30, 40, 50, 100 लोग खेलना चालू हो गए। तो इस तरह से इंडिया की पहली बुक पैदा हुई, ठीक है। जो पहली गेमिंग कंपनी उस टाइम पे पैदा हुई, वो दुबई में हुई थी। मतलब इंडिया से हम निकले, दुबई में रास्ते में फ्लाइट में 2 दिन में हुई पैदा, और 30, 40, 50 लोगों ने खेलना चालू किया। उसके बाद ड्रीम 11, फैंटासी क्रिकेट, ये सब धीरे धीरे आता गया, और मुझे देख के 6-8 महीनों में दूसरे 2-3 लोगों ने ऑनलाइन बुक खोल दी। तो आज वो इंडस्ट्री कहाँ है वो तो खैर आपको बट पता ये सब दुबई में क्यों हो रहा है? और ये दुबई में होने का रीज़न वैसे कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था कि इंडिया में कोई तकलीफ थी इसलिए सब गए, बट मैं गया उस टाइम पे 1-2 दूसरे थे, फिर धीरे धीरे करके इवन पहले 3 साल इंडिया में तो लीगल भी नहीं है ना, शायद आप लीगली ये काम कर नहीं सकते ना इंडिया में। लीगल है कि इलीगल, वो अभी ऐसे देखो तो लीगल हो गया ना। क्यों? क्योंकि आपकी अगर जो प्रोबेबिलिटी वाली है उसमें आगे लूडो है, अंदर अगर रन पे खेल रहे हो, टीम पे खेल रहे हो, कल की मैच में इंडिया न्यूजीलैंड का रेट चल रहा था, आप उसमें पैसे लगा रहे हो, तो वो क्या है, उसमें हमारे में फ़र्क क्या है सर? बट वो फिर प्रमोट तो लूडो, ये तो देसी दारू और विदेशी दारू दोनों शब्द बदल गए बस, शब्द बदल गए, ये देसी दारू है, विदेशी दारू है। सर। अच्छा, बातों बातों में एक चीज रह गई जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है हमारे देश की ऑडियंस के लिए। हम नहीं, वो चीज़ आपकी एक रह गई, एक सेकंड, दुबई वाली एक चीज़ हमारे देश के सारे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि आपके प्लीज़, अगर आपके पास पैसे कम है या मीडियम है, वैसे भी दुबई में आपका कोई काम नहीं है, अगर आपके पास इतने कम पैसे हैं तो आप जॉब कर सकते हो, लेकिन जॉब में आप एक चीज़ समझो कि दिखता है उतना ईजी नहीं है। आपको मॉल दिख रहे हैं, रंगीली रातें दिख रही है, AC दिख रहा है, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि बाहर धूप कितनी है, वहाँ का पानी कैसा है, या आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं, वहाँ का मेडिकल कितना महंगा है। आपको एक बार अगर बुखार भी आ गया तो 1 महीने की सैलरी आपकी चली जाएगी, और आपको बुखार वहाँ पे हर 3 महीने में आएगा ही, क्योंकि वहाँ का वेदर ऐसा है। लाइक आर्टिफिशियल रेन होगी तब आप बीमार पड़ोगे, हर 2-3 महीने में बीमार पड़ना लाजमी है, आपके बाल झड़ेंगे। तो ऐसी बहुत सी छोटी छोटी प्रॉब्लम है वहाँ पे,
और ज़्यादा पैसे भी है तो आप एक समझो कि इंडिया में इनकम टैक्स है, वहाँ पे इनकम टैक्स नहीं है, सिर्फ वैट है। वो बात सच्ची है। आपको हाईलाइट क्या किया जाता है? आपको इंस्टाग्राम में सब अच्छा दिखेगा कि वहाँ पे टैक्स कम है, ये है वो है, लेकिन आपको वहाँ पे गाड़ी कहीं भी खड़ी करनी है तो आपको टैक्स देना है, ये किसी ने आज तक नहीं बताया होगा, बरोबर। अगर आप वहाँ पे कोई भी चीज़ चलाते हो तो आपको भी म्यूनसिपल टैक्स, हम भी भरते हैं वहाँ पे। मैं साल का करोड़ों रुपया भरता हूँ अपने क्लबों में, म्यूनसिपल टैक्स भरता हूँ, वैट भरता हूँ। तो टैक्स यूँ नहीं तो यूँ, भले इंडिया जितना नहीं है लेकिन फिर भी आपको भरना तो पड़ता है ना। आपको वहाँ पे 10 करोड़ की भी प्रॉपर्टी लेनी है, आपने जाया 10 करोड़ कैश दिया, आपके नाम पे घर हो गया, कोई नहीं पूछेगा 10 करोड़ कहाँ से लाए। तो एक तरह से वो एक जिसके पास ब्लैक मनी है उसको वो लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं और अच्छी बात है, उनके देश के लिए अच्छी है। बट कब रूल चेंज हो जाए कुछ नहीं कह सकते। वो तो देखो भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप शेर पे सवारी कर रहे हो, जिस दिन उतरोगे शेर खा जाएगा। इसमें तो सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि दुबई में सेटल ना हो, एक इंडियन बंदा जाकर या सेटल हो? नहीं, सेटल हो, मैं तो बोलता हूँ हर देश में हो, बट अगर आप बेटर लाइफ ही चाहते हो कि अगर आप इंडिया के पॉल्यूशन से तंग हो, वहाँ की टूटी हुई सड़कों से तंग हो, और आप समझ चुके हो कि अब कुछ होना नहीं है ज़्यादा टैक्स भरने के बाद भी, तो अब यूरोप में शिफ्ट हो जाओ, कुछ ठंडे देशों में चले जाओ। सही बात है सर। अभी हमने क्रिकेट की बात बहुत ज़्यादा कर ली, काफ़ी सारी चीज़ें कर ली। बीच में ही बात हुई थी कि बिग बॉस पे भी बैटिंग होती है और जो विनर्स हैं वो लास्ट में चेंज हो जाते हैं। वो थोड़ा बताओ वो कैसे डिसाइड होता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ जो मुझे इन्फॉर्मेशन है। मैं तो खैर सच बताऊंगा, आप बिलीव नहीं करोगे, कितने साल से बिग बॉस चल रहा है? 18-19 सीजन आया था शायद। मैंने अब तक शायद बिग बॉस का एक भी एपिसोड नहीं देखा है। अच्छा, सच में मैंने सुना है कि बिग बॉस नाम की एक चीज होती है और 2-3 मिनट की क्लिप है जो दिख जाती है वो, ठीक है। आज तक एक एपिसोड नहीं देखा है। तो बताता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो लास्ट राउंड आता है कैसे आता है, जब वोटिंग से फैसला होता है तो इसके ऊपर सट्टा अगर बड़ा लग गया, ओटीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेन बिग बॉस की बात कर रहा हूँ, बड़ा वाला जिसपे सट्टा लगता है, मतलब कि करोड़, 2 करोड़, 5-10 करोड़ भी लग सकता है अगर आप 10-20 जगह लगाओ तो ऐसे भी लगता है कि इस वीक कौन बाहर होगा या सिर्फ फिनाले पे लगता है? नहीं, फाइनल विनर पे ही चलता है जहां तक मुझे पता है। मैंने जितनी वेबसाइटें देखी है, हमारे में तो नहीं चलता है, बट जहां भी देखी है वहां फाइनल विनर पे ही चलता है, या टॉप 2 पे चलता होगा। ठीक है। तो वो लोग क्या है, देखो आज मान लो किसी का बड़ा नुकसान है किसी के जीतने में, मान लो कि किसी बुकी के पास कंटिन्यूस लगा वाली आ रही है, तो वो क्या करेगा, सोचेगा यार मेरे तो 5 करोड़ जा ही रहे हैं, चलो ना 3 करोड़ खर्च कर देता हूँ। तो 3 करोड़ में आप कितने वोट पड़वा सकते हो सामने वाले को, सोचो तो सही। और इजी आजकल वोट पड़वाना, एक मोबाइल में एक ऐप डालो, एक वोट दे दो। ऐसे तो इंडिया में कितने हैं, चाइना वालों को ही बोल दो कितने वोट पड़वा देंगे, आप बोलोगे उतने। जो लाइक पड़वा सकते हैं, कमेंटें पड़वा सकते हो, ये क्यों नहीं पड़वा सकते? ऑल राइट दोस्तों, इसी के साथ करते हैं इस एपिसोड को ख़त्म। उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आया होगा, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि पॉडकास्ट आते रहें तो कमेंट ज़रूर कर दो आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट पॉडकास्ट चाहिए। अपने फेवरेट गेस्ट का नाम कमेंट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अमित सर के चैनल का भी यहाँ पर गोल बटन आ रहा है, उसे भी सब्सक्राइब कर दो। और आप अमित सर को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फॉलो कर लीजिए। और हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।